देव और क्रीपिसू ने जो सुना उससे वे चौंक गए। देव को याद आया कि वालर एक मजबूत दिखने वाला मरा हुआ प्राणी है जो एक घोल तानाशाह है। नाम में तानाशाह शब्द का अर्थ है कि व्यक्ति दबंग और अत्यधिक शक्तिशाली होना चाहिए। क्रीपिसू सबसे ज्यादा हैरान है क्योंकि खबर सुनने के बाद से उसकी बोलती बंद है। वालर उनके गुट का सबसे ताकतवर मरा हुआ प्राणी है जिसके पास सबसे ज्यादा आक्रमण शक्ति है। वह जानता है कि घोल तानाशाह का एक ही मुक्का पहाड़ों को पल भर में धूल में मिला सकता है। क्रीपिसू जानता था कि अगर वालर युद्ध में मारा गया तो इसका मतलब है कि कोई उससे ज्यादा ताकतवर रहा होगा, जिसकी कल्पना करना भी डरावना है। देव ने क्रीपिसू के हाव भाव देखे और वह समझ गया कि वह जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष निकाल रहा है। देव ने बर्फ तोड़ने और क्रीपिसू से बात करने का फैसला किया। तो फिर हमें अपना रोमांच यहीं खत्म कर देना चाहिए। चलो तहखाने से बाहर निकलें, देव ने कहा और सभी को तिजोरी के अंदर परिवहन घेरे की ओर जाने के लिए प्रेरित किया। ऐसा लगता है कि क्रीपिसू के लिए उसका मरे हुए परिवार असल में सिर्फ एक या एक से ज्यादा नहीं है। लड़के को अचानक आए इस खबर से हिलने के लिए उन्हें अपने परिवार की तरह मानना होगा। सभी लोग तुरंत ट्रांसपोर्टेशन सर्कल की ओर चल पड़े और तिजोरी में मौजूद हर चीज से अपना सामान भर लिया। वे अब ज्यादा नखरे नहीं कर सकते थे और बस सब कुछ अंदर ठूंस दिया। गैफ्रोरेन ने कहा कि वे तिजोरी के अंदर मौजूद हर चीज ले जा सकते हैं। बारबेगाजी भी उसी परिवहन चक्र का इस्तेमाल करके उनके पीछे पीछे बाहर आ गए। बारबेगाजी बाहरी दुनिया को एक बार फिर देखने के लिए उत्साहित थे क्योंकि उन्हें बाहरी दुनिया में भटके हुए बरसों हो गए थे। परिवहन का जादुई घेरा दरअसल माउंट नीवे की चोटी तक ले जाता था। जिस इलाके में उन्हें भेजा गया था वह काफी समतल था। बारबेगाजी ने गहरी जिज्ञासा से चारों ओर देखा क्योंकि मकबरे की देखभाल करने का आदेश मिलने के बाद से यह पहली बार था जब उन्होंने बाहरी दुनिया में कदम रखा था। साहसिक साथियों, हम यहीं अलविदा कहेंगे क्योंकि हमें अपना घर कहने के लिए एक जगह ढूंढनी है। स्वस्थ रहें और अगर आपका सामना हमसे दोबारा हो तो हमारी मदद मांगने में संकोच न करें, बारबा ने कहा जब बाकी बारबेगाजी ने विदाई ली। अब समस्या पर आते हैं। तुम्हें डुआन को फोन करना चाहिए और उसे हमें लेने के लिए कहना चाहिए, देव ने क्रीपिसू से कहा जो अभी भी कांप रहा था। क्रीपिसू ने सिकुड़े हुए सिर के कान में डुआन का नाम फुसफुसाया और सिर से लगातार क्लिक की आवाज निकली। कुछ ही देर में सिकुड़े हुए सिर के मुंह से अचानक शब्द निकलने लगे। ये वही आवाज थी जिसने पहले क्रीपिसू को पुकारा था और उसे महल में वापस जाने के लिए कहा था। क्रीपिसू ने डुआन से उन्हें ले जाने को कहा और डुआन से पूछा कि क्या वह दूसरों को भी अपने साथ ले जा सकता है। डुआन एक पल के लिए झिझका, लेकिन मरे हुए राजा की आवाज सिकुड़े हुए सिर तक पहुंची और उसने जवाब दिया कि सब ठीक है। तभी अचानक उनके सामने एक पोर्टल प्रकट हुआ क्योंकि सिकुड़ा हुआ सिर भी एक तरह का जीपीएस ही था। डुआन ही वह व्यक्ति था जो द्वार से प्रकट हुआ और उसने समूह को प्रणाम किया क्योंकि उसे राजकुमार के मित्रों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए था। डुआन ने उन्हें द्वार के अंदर जाने का इशारा किया और बाकी लोगों ने तुरंत उसका पालन किया। वे महल के बाहर फिर से प्रकट हुए और महल को देखने वाले अन्य लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। महल भव्य और साथ ही प्रभावशाली लग रहा था। वाह, क्या ये कोई अलग आयाम है या कोई अलग दुनिया है, पेरिडोट ने कहा। यदि आप वास्तव में जानना चाहते हैं तो यह एक अलग दुनिया है, देव ने उत्तर दिया और फिर उन्होंने क्रीपिसू को भागते देखा। अच्छा, कोई तो अधीर है, लेविन क्लाउड ने टिप्पणी की। क्रीपिसू अब और इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए वह महल की ओर दौड़ा। बाकी लोग डुआन की गति का अनुसरण कर रहे थे क्योंकि एस्ट्रल रेत शांत था। डुआन जिज्ञासु आगंतुकों, जिनमें मुख्यतः पेरिडोट और कब्राकन शामिल थे, के प्रश्नों के उत्तर भी दे रहा था। उन दोनों ने अभी तक किसी दूसरी दुनिया की यात्रा नहीं की है क्योंकि मुख्य दुनिया काफी बड़ी है, इसलिए छोटी दुनियाएं जोड़ने से वह और भी बड़ी हो गई। उन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे कोई पर्यटक अपनी पहली यात्रा पर निकला हो। आखिरकार वे सभी सिंहासन कक्ष में पहुंचे और वालर को छोड़कर सभी उच्च श्रेणी के मरे हुए लोगों को देखा। क्रीपिसू अभी भी उदास लग रहा था, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा शांत है क्योंकि मरे हुए राजा ने उसे सारी बात बता दी होगी। नमस्ते, मुझे उम्मीद है कि किला आपको पसंद आया होगा। मेरा बेटा थोड़ा रूखा था क्योंकि वह अपने मेहमानों से बिना कुछ कहे ही चला गया। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं वही हूँ जिसे इतिहास में मरे हुए राजा के नाम से जाना जाता है। आप मुझे इसी नाम से पुकार सकते हैं, मरे हुए राजा ने अपने दोस्ताना अंदाज में दिल से कहा। बाकी लोग घुटनों के बल झुककर प्रणाम करने लगे, लेकिन मरे हुए राजा ने उन्हें मना लिया कि इसकी जरूरत नहीं है। उसने समूह से कहा कि उसके बेटे के दोस्त भी उसके बच्चों जैसे ही हैं। हालांकि देव को छोड़कर बाकी लोग बोलने में थोड़ा झिझक रहे थे। माहौल को असहज होने से बचाने के लिए देव को बातचीत शुरू करनी पड़ी। महाराज, मुझे खेद है कि मैं कठोर हो गया, लेकिन जब आपने कहा कि आपका गुट युद्ध कर सकता है तो डुआन का क्या मतलब था? देव ने थोड़ी चिंता के साथ पूछा। युद्ध कभी भी एक सुंदर दृश्य नहीं होता क्योंकि इसमें हमेशा दोनों पक्षों को हताहत होना पड़ता है।
मरे हुए राजा ने देव के प्रश्न का उत्तर देने से पहले बस एक हल्की सी आह भरी। उसने ब्लैंच को इशारा किया कि वह देव को बोलने से पहले कुछ दे। आपको मरे हुए राजा का मुकुट का टुकड़ा प्राप्त हुआ है। आपने राजा को ताज लौटाने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। देव उस वस्तु से आश्चर्यचकित करने वाला है जो उसे दिया गया था, क्योंकि वह एक खोज वस्तु थी। उसे आखिरी टुकड़ा दिया गया था जो उसे प्राप्त हुआ था। देव ने मरे हुए राजा की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से उसे देखा, क्योंकि पहली बार पता चला कि एनपीसी वास्तव में आपकी खोज में आपकी मदद कर सकता है, भले ही वे पार्टी में न हो। हम टुकड़ों में से एक का स्थान ढूंढने में कामयाब रहे, लेकिन ऐसा लगता है कि हम अकेले नहीं थे जो उन्हें ढूंढ रहे थे। मरे हुए राजा ने कहा, क्या चर्च ऑफ लाइट ने आप लोगों से मुलाकात की थी? देव ने उनसे कुछ टुकड़े प्राप्त करते हुए पूछा। अगर यह प्रकाश का चर्च होता तो बेहतर होता, लेकिन ये तो कहीं अधिक बुरा है। मरे हुए राजा ने उत्तर दिया। और भी बुरा? मुझे यह मत बताओ कि उनका सामना किसी अंधकार में देवता से हुआ। देव ने आश्चर्य से उत्तर दिया, क्योंकि अंधकार में देवता बिना बलिदान के नश्वर जगत में प्रकट नहीं हो सकते। यह कोई अंधकार में देवता नहीं था, ये वास्तव में अंधकार में देवताओं का नया दूत था। उसने अपने अपवित्र जादू से वालर को अपने वश में कर लिया। शुक्र है कि वालर पूरी तरह से उसके वश में नहीं है, इसलिए बाकी लोग बच निकलने में कामयाब रहे। बस समस्या यह है कि वालर अभी भी उसके वश में है, और उसे बचाने में जितना ज्यादा समय लगेगा वह दूत के वश में हो सकता है। मरे हुए राजा ने कहा। यह उनके दल के कुछ सदस्यों के लिए एक नया शब्द था, इसलिए देव को उन्हें यह समझाना पड़ा। देव ने उन्हें दूतों और अंधकार में देवताओं के बारे में एक बुनियादी जानकारी दी। बाकी लोग हैरान थे, क्योंकि यह ज्ञान सबको नहीं बताया जाता और यह दुनिया के ज्ञात सत्य से बिल्कुल अलग था। उनके होश उड़ गए। तो क्या आपको वालर को ढूंढने में मदद चाहिए? देव ने सभी को घटना के बारे में बताने के बाद पूछा। नहीं प्रिय विजेता, मैं चाहता हूं कि आप सभी एक ऐसे अर्धदेव लोहार की तलाश करें जो मेरे मुकुट की मरम्मत कर सके। अगर आप सारे टुकड़े इकट्ठा भी कर लें तो भी वे आपस में नहीं जुड़ते। मेरे मुकुट को ठीक करने के लिए एक अर्धदेव लोहार की जरूरत होगी। आप हमारे रिश्तेदारों की तलाश हमारे ही लोगों पर छोड़ दें। मरे हुए राजा ने कहा। देव ने फिर दिमाग खपाया, लेकिन वह किसी लोहार को नहीं जानता, एक अर्धदेव लोहार को तो और भी ज्यादा। उसने दूसरों की तरफ देखा कि क्या उन्हें कुछ पता है, लेकिन वे भी हक्के बक्के रह गए। खैर, उन सभी को मिशन मिल गया और इस मुश्किल मांग के लिए इनाम भी काफी था। क्वेस्ट अधिसूचना, एक लोहार देवता खोजें। मरे हुए राजा सीजे चाहता है कि आप एक ऐसे लोहार को खोजें जो उसके मुकुट को ठीक करने में सक्षम हो, ताकि वह अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार हो सके। कठिनाई आवश्यकता, लोहार को ढूंढो और उसे मुकुट ठीक करने के लिए राजी करो। इनाम, मरे हुए राजा के गुट की मृत्यु के देवता के प्रति औपचारिक शपथ। मरे हुए राजा के खजाने से कोई वस्तु चुनें। असफलता, मरे हुए राजा और उसके सेवक आकलिच मालूस के खिलाफ लड़ाई में शामिल नहीं हो पाएंगे। समय सीमा, आकलिच मालूस की गतिविधियों के आधार पर भिन्न हो सकती है। इस खोज में बस एक ही मुश्किल बात है कि समय सीमा अलग अलग हो सकती है। देव के पास अभी बहुत काम है। उसे अभी भी विश्व वृक्ष का इलाज ढूंढने में मदद करनी है। वह शुक्रगुजार है कि यह मिशन पाने वाला वह अकेला नहीं है, बल्कि सभी को मिला है। अगर उनमें से कोई एक भी लोहार को ढूंढ लेता है तो उन सभी को इनाम मिलेगा। वे अलग अलग होकर खोज कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जगह घेरकर खोज तेज की जा सके। बस परेशानी की बात यह है कि उन्हें पता नहीं है कि खोज कहाँ से शुरू करें। देवता लोहार अक्सर उन इलाकों में रहते हैं जहां गर्मी ज्यादा होती है और धातु प्रचुर मात्रा में होती है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा अनुरोध जल्दी पूरा कर देंगे ताकि हम अपने परिजनों को संभावित युद्ध के लिए तैयार कर सकें। उस शापित आकलिच ने जरूर अंधेरे देवताओं के साथ कोई अनुबंध किया होगा। हो सकता है उसने लिच राजा के स्थान पर दांव लगाया हो। मरे हुए राजा ने समझाया। अध्याय, वे सभी केवल वही जानकारी ग्रहण कर सकते थे जो उन्हें दी गई थी। किसी उच्च पदस्थ मरे हुए व्यक्ति का ब्रेन वॉश, युद्ध की संभावना, या उससे भी बदतर सभी जीवित प्राणियों का विलुप्त होना। हालांकि उन्हें दी गई सारी जानकारी के बावजूद वे इस बात पर सहमत थे कि अर्धदेव लोहार को ढूंढना ही सबसे अच्छा होगा। बाकी लोग पूरी तेजी से उस अर्धदेव लोहार की तलाश करने पर सहमत हो गए। वे फिर भी जितना हो सके उतना आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि पीछे न रह जाएं। कब्राकन को सबसे आसानी से सुराग मिल जाने की संभावना है, क्योंकि उसने उन्हें बताया था कि वह एक लोहार को जानता है, क्योंकि वह उसके उपकरणों की मजबूती को कम कर देता है और उसे हमेशा ठीक करवाता रहता है। मुझे पता है कि मेरा अनुरोध बहुत बड़ा है, लेकिन इनाम आपकी सोच से कहीं ज्यादा है। अब बात उस इनाम की जिसका वादा मैंने आपको चैंपियन इक्विनॉक्स के रूप में किया था। यह अनोखा अनडेड असल में इस महल से ज्यादा दूर नहीं होगा। एक डेथ नाइट आपको उस इलाके तक ले जाएगा। अनडेड किंग ने कहा। आखिर इस मरे हुए प्राणी में क्या अजीब बात है? देव ने पूछा, क्योंकि वह बहुत उत्सुक था। मैं इसे सिर्फ शरारती और रहस्यमयी ही कह सकता हूँ।
राजा होने के बावजूद यह मेरा पीछा नहीं करता। मेरे कुछ शूरवीरों ने उससे भिड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वे उसके पास नहीं पहुंच पाए। जिस इलाके में ये रहता है वह किसी तरह के अवरोध से सुरक्षित है जिससे मरे हुए लोग गुजर नहीं सकते। मरे हुए राजा ने कहा। देव अचानक इस मरे हुए प्राणी को देखकर उत्साहित हो गया। हो सकता है कि यह कोई खास मरे हुए प्राणी हो जो टेरा मोर्टुइस में रहता हो। उसने शांत रहने का फैसला किया क्योंकि वह खुद को ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर पेश कर सकता था और अंततः निराश हो सकता था। समूह ने देव के साथ उस जगह पर आने का फैसला किया क्योंकि वे भी इस अजीबोगरीब मरे हुए प्राणी को लेकर उत्सुक थे। देव और बाकी लोगों को बचाने वाला डेथ नाइट कैस्टिलो है। ऐसा लगता है कि कैस्टिलो का स्तर भी 100 से 150 तक बढ़ गया है, जो कि बहुत ज़्यादा और तेज़ है अगर आप गौर करें। पैंडेमोनियम में एनपीसी भी खिलाड़ियों की तरह चल सकते हैं और चाहें तो खुद ही कालकोठरी जीत सकते हैं। वे खिलाड़ियों की तरह ही होते हैं, लेकिन उनका स्तर तेज़ी से बढ़ता है क्योंकि उस खास नियम के अनुसार एनपीसी का स्तर हमेशा किसी न किसी हद तक खिलाड़ी से ऊंचा होना चाहिए। कैस्टिलो उन्हें महल से लगभग 3-4 मील दूर एक जगह ले गया। वहां उन्होंने एक विशालकाय मानव जैसी खोपड़ी देखी जिसका आधा हिस्सा जमीन में धंसा हुआ था। सिर्फ खोपड़ी ही दिखाई दे रही थी, उस मानव जैसी दिखने वाली प्राणी की बाकी हड्डियां नहीं, जो अजीब तो था, लेकिन किसी ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। मैं तुम्हें सिर्फ यहां तक ही ले जा सकता हूं, चैंपियन इक्विनॉक्स। वह प्रवेश द्वार होगा और अंदर वो अजीबोगरीब मरे हुए लोग हैं। कैस्टिलो ने अपनी जगह पर खड़े होकर कहा। वह देव के अपना काम पूरा करने और उन्हें वापस महल तक ले जाने का इंतजार करेगा। देव ने खोपड़ी के मुंह में घुसने से पहले बस सिर हिलाया और एक गहरी सांस ली। अंदर असल में अंधेरा नहीं था, बल्कि अच्छी तरह से रोशन था, जो अजीब था। देव ने तुरंत अपने सोलबाउंड्स को बाहर बुलाया क्योंकि उसे नहीं पता था कि उस पर क्या झपटेगा। वे विशाल खोपड़ी के अंदर देख सकते थे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। देव ने सोचा कि शायद उस मरे हुए राजा ने उसे धोखा दिया होगा, लेकिन राजा जैसे व्यक्ति के लिए ऐसा होना असंभव था। थोड़ी देर बाद, जब वे इधर उधर देख रहे थे, देव को अचानक एक खिलखिलाहट सुनाई दी। के हंसी की आवाज़ सुनाई देती है। देव ने पीछे मुड़कर देखा और अचानक उसे एक खोपड़ी वाला चेहरा अपनी ओर घूरता हुआ दिखाई दिया। अचानक से देव की चीख निकल गई क्योंकि वह अचानक से डर गया था। बाकी लोग सतर्क हो गए और खतरे को भांपने के लिए तुरंत अपने हथियार निकाल लिए। देव ने अचानक खोपड़ी वाले चेहरे पर थप्पड़ मारा और उसका हाथ बस उसमें से गुजर गया। जिस प्राणी ने देव को चौंकाया था, उसने असल में अपने आकार के हिसाब से बड़े काले वस्त्र पहने हुए थे, जबकि उसका सिर्फ खोपड़ी वाला चेहरा ही दिखाई दे रहा था। खोपड़ी वाला चेहरा दरअसल खौफनाक होने के बजाय प्यारा सा लग रहा था। राक्षस, जीवन भक्षक, स्तर 50, HP 100/100, MP 1,00,000/1,00,000। विवरण: एक अजीबोगरीब मरे हुए प्राणी जिसकी उत्पत्ति अज्ञात है। इस मरे हुए प्राणी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि ये दुर्लभ हैं और आसानी से नहीं मिलते। यहाँ तक कि नेक्रोमेंसर भी नहीं जानते कि इस प्रकार के मरे हुए प्राणी कैसे बनाए जाते हैं क्योंकि कहा जाता है कि ये केवल प्राकृतिक रूप से ही उत्पन्न होते हैं। वह छोटी सी चीज़ असल में हमला नहीं कर रही है, बल्कि देव की तरफ डरावने चेहरे बना रही है। हालांकि देव इस मरे हुए प्राणी की सेहत देखकर हैरान है क्योंकि वह उसे सिर्फ एक जादुई हमले से मार सकता था। देव को सचमुच लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है क्योंकि यह मरा हुआ प्राणी कमज़ोर है। देव को हालांकि मरे हुए जीवों में कुछ अजीब लग रहा था। जाहिर है कि उसे किसी भी दूसरे जंगली मरे हुए जीव की तरह जिंदा लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोई मजबूरी नहीं है, जो अजीब है। शायद मरे हुए राजा को यही अजीब लगा होगा क्योंकि सिर्फ मरे हुए राजा के अधीन रहने वाले ही जिंदा लोगों को मारने की अपनी प्यास को नज़रअंदाज कर सकते थे। मुझे वह चीज़ मिल ही जानी चाहिए। मुझे यहाँ अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मुझे अभी भी उस यति को एक साथी पत्थर में रखना है और अपनी बड़ी बहन को देना है। देव ने भ्रष्ट आत्मा पत्थर निकालते हुए बड़बड़ाया। क्या आप जीवन भक्षक को भ्रष्ट आत्मा पत्थर में फंसाना चाहते हैं? हाँ या नहीं? देवमैन चला गया और शक्तिशाली आत्मा पत्थर प्लास्टर में फट गया। अचानक एक जंजीर बन गए और जीवन रक्षक की ओर बढ़ गए। निराकार जीवन भक्षक अचानक गिर गया और उसने संघर्ष करने की भी कोशिश की। जीवन भक्त भीख मांगता और रोता हुआ सा लग रहा था, हालांकि वह अपनी बात देखने के लिए बस राक्षस का ही इस्तेमाल कर रहा था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ही यहाँ बुरा व्यक्ति हूँ? देव अचानक बुदबुदाया। ये सिर्फ आपकी कल्पना है, लेविन क्लाउड ने कहा, लेकिन वह देव की आंखों में नहीं देख सका। जंजीरों ने लाइफ ईटर को तब तक कसकर जकड़ रखा था जब तक वह देव के हाथों में नहीं आ गया। भ्रष्ट आत्मा पत्थर के टुकड़े अचानक अपने क्रिस्टलीय रूप में वापस आ गए। पत्थर कुछ पलों तक हिलता रहा, फिर आखिरकार रुक गया। ऐसा होते ही पूरा कमरा शांत हो गया। आपने जीवन भक्षक को सफलतापूर्वक पकड़ लिया है। आपको मरे हुए लोगों की रक्तपिपासु प्रकृति को शुद्ध करने के लिए भ्रष्ट आत्मा पत्थर को चच में लाने की आवश्यकता है। तुम्हें यह ऐसे ही मिल गया, लेविन क्लाउड ने चौंकते हुए कहा।
मैं भी तुम्हारी तरह अवाक हूँ। हो सकता है कि यह कोई कमज़ोर मरा हुआ प्राणी हो, क्योंकि मैंने इसे आसानी से पकड़ लिया। आह! देव अचानक चिल्लाया। कुछ गड़बड़ क्यों है? लेविन क्लाउड ने जल्दी से पूछा क्योंकि देव अचानक चिल्लाया। मैंने तो इस पर अपना एडवांस करप्टेड स्पिरिट स्टोन भी इस्तेमाल कर लिया। मुझे पहले बीच वाला इस्तेमाल करना चाहिए था, देव ने कहा, क्योंकि वह बीच वाला इस्तेमाल करना भूल गया था क्योंकि वह एक नए संभावित सदस्य को लेकर इतना उत्साहित था कि उसकी आत्मा की सीमाएं पार हो गईं। बाकी लोगों ने देव की बड़बड़ाहट को अनसुना कर दिया और बाहर निकल गए। कैस्टेलो ने उनका फिर से स्वागत किया और वे महल की ओर वापस चल पड़े। उन्होंने उस विशाल मानव खोपड़ी को टुकड़ों में बिखरते नहीं देखा क्योंकि वे उससे 1 मील दूर थे। डुआन ने सभी को मुख्य दुनिया में वापस भेज दिया ताकि वे अपनी खोज शुरू कर सकें। समूह के बिखरने से पहले सेर्सी ने अचानक देव से संपर्क किया और उसे एक विशेष खिलाड़ी कार्यक्रम में आमंत्रित किया। सेर्सी ने देव को बोली में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सेर्सी असल में देव को नीलामी के जरिए लुभाना चाहती है ताकि उसे अपनी पसंद की चीज़ मिल जाए। अगर देव उसे नहीं खरीद पाता तो एवरग्रीन उसके लिए उसे खरीद लेगा। छिपे हुए कालकोठरी में छापे के नतीजों के कारण एवरग्रीन गिल्ड की गिल्ड मास्टर अनास्तासिया ने देव को बहुत सम्मान दिया है। मारिपोसा ने देव को सक्रिय रूप से भर्ती करने के लिए सेर्सी के वोट का भी समर्थन किया। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए? देव ने दूसरों से पूछा। तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हारी नज़र कहीं ज़्यादा पैनी है और हो सकता है तुम्हें कुछ ऐसा दुर्लभ मिल जाए जो दूसरों को नहीं मिलता। लेविन क्लाउड ने कहा, हम तुम्हें अभी पैसे दे सकते हैं और तुम हमारे लिए दांव लगा सकते हो। तुम हमारे प्रतिनिधि की तरह होगे। पेरिडोट ने भी कहा क्योंकि उसे नीलामी में दुर्लभ पत्थर मिल सकते थे। हाँ, हो सकता है कि कुछ चीज़ें हमें पसंद आएं जो आगे चलकर हमारे काम आएं। कब्राकन ने आगे कहा, ये जानते हुए भी कि उसने आग में घी डालने का काम किया है। मुझे भी लगता है कि यह एक बढ़िया विचार है। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हों जो हम आमतौर पर नहीं देखते। वायु ने आगे कहा क्योंकि उसे इस खेल की लत लगने लगी है। ऐसा क्यों लगता है कि मैं एक कामचोर लड़का बन गया हूँ? देव ने अचानक पूछा। कंजूस मत बनो। जब तुम आराम कर रहे हो और नीलामी में हिस्सा ले रहे हो तब हम लोहार को ढूंढ लेंगे। कम से कम हमारे लिए तो ये काम कर ही सकते हो। पेरिडोट ने फिर हमला शुरू कर दिया। देव बस कंधे झुकाकर सहमत हो सकता था क्योंकि नीलामी एक दुर्लभ अवसर होता है। हो सकता है कि उन्हें वहाँ ऐसी चीज़ें दिखें जो उनके लिए तो फ़ायदेमंद हो लेकिन दूसरे खिलाड़ियों के लिए बेकार। ठीक वैसे ही जैसे कहावत है कि एक आदमी का कचरा दूसरे आदमी के लिए खजाना होता है। देव ने जवाब दिया कि वह आना चाहता है और सेर्सी ने स्थान बताया। नीलामी कल शाही राजधानी एंटारेस में होगी। जिस इमारत में ये होगी वह व्यापारी संघ का मुख्यालय है। ऐसा लगता है कि इस नीलामी का आयोजन करने वाला व्यक्ति व्यापारी संघ का कोई उच्च पदस्थ सदस्य हो सकता है। खैर, ये कल है, इसलिए मुझे अपनी मनचाही चीज़ों के पैसे दे दो। जाहिर है, नीलामी का प्रसारण होगा, इसलिए तुम मुझे अपनी मनचाही चीज़ के बारे में बता सकते हो। देव ने कहा, तुम्हें बस स्वीकार कर लेना चाहिए था ताकि चर्चा ज़्यादा लंबी न खींचे। पेरिडोट ने जवाब दिया, जिससे देव हक्का बक्का रह गया। जी मैडम, देव ने सलामी देते हुए कहा और बाकियों को अलविदा कहा। देव ने एक स्क्रॉल फाड़ा ताकि उसे तुरंत पैराडॉक्स प्लेन्स में टेलीपोर्ट कर दिया जाए। वह बड़ों को बता देगा कि क्या हो रहा है क्योंकि उन्हें भी इस अर्धदेव लोहार के बारे में कुछ पता चल सकता है। देव पैराडॉक्स प्लेन्स में वापस प्रकट हुआ और एस्कलर के निवास की ओर चल पड़ा। उसने एस्कलर को पूरी घटना बताई और एस्कलर ने दूसरे बुजुर्गों को भी बुलाया। ब्रोंक्स और कोरोन जल्दी से एस्कलर के घर पहुंचे, जहां उन्होंने स्वनिर्मित द्वारों का भी इस्तेमाल किया था। देव ने उन्हें मरे हुए राजा के गुट के साथ हो रही हर घटना के बारे में बताया। लिच किंग नाम सुनते ही उनके चेहरे पर चिंता के भाव थे, लेकिन इसके अलावा वे शांति से सुन रहे थे। कोरोन थोड़ा उबा हुआ भी लग रहा था, जबकि ब्रोंक्स ध्यान से सुन रहा था क्योंकि वह डेमोस्कोर का नेता है। मैं समझता हूँ, अगर ऐसा समय आया कि युद्ध होगा तो हम हस्तक्षेप कर सकते हैं, असलर ने कहा। हस्तक्षेप से आपका क्या मतलब है? देव ने पूछा, क्योंकि उसे लगता था कि डेमोस पूरी तरह से सहयोग करेंगे। हमें इस दुनिया में संतुलन बनाए रखना चाहिए और इसका मतलब कभी कभी सिर्फ प्राकृतिक रूप से बनी चीज़ों की रक्षा करना होता है। हालांकि अगर मरे हुए राजा ने मृत्यु के देवता के साथ वाचा बांध ली तो बदलाव जरूर होंगे, लेकिन उस समय तक हम सिर्फ इस ब्रह्मांड के जीवित लोगों की ही रक्षा करेंगे। एस्केला ने कहा, हमें रक्षक नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम आंख मूंद कर अपनी जान दे दें। ब्रह्मांड विशाल है और डेमोस इतने ज़्यादा नहीं हैं। ब्रोंक्स ने आगे कहा, हमने रक्षक का दायित्व सिर्फ इसलिए उठाया क्योंकि हम आज़ादी से दूसरी दुनियाओं में जा सकते थे। ऐसा नहीं है कि देवताओं ने हमें ऐसा करने के लिए कहा था।
हम रक्षक का दायित्व सिर्फ उन जुड़वां देवताओं के सम्मान में निभा रहे हैं जिन्होंने हमारे पूर्वजों यानी असमोडियन को बनाया था। कोरोन ने नर्म लहजे में कहा, मुझे यकीन है कि आपने हमारे बारे में ऐसी कहानियां सुनी होंगी जो आज की हमारी तरह नहीं हैं। एस्कालोर ने कहा, ओह, मुझे याद है कि उस जमाने में इम्प जाति इतनी चंचल और शरारती थी कि असमोदियों को उन्हें दूसरे आयाम में समय देना पड़ा था। कोरोन ने अचानक कहा, जिससे एस्कालोर के माथे की एक नस उभर आई। मैंने सुना था कि जिन बेतरतीब लोगों की इच्छाएं पूरी करते थे लेकिन वे बस पहले से बनी हुई चीज़ों को ढो रहे थे। जिन असल में चोर बन गए थे और असमोदियों को चूड़ियों का इस्तेमाल करके उनकी शक्तियां सीमित करनी पड़ीं। एस्केलर ने खंडन किया, ठीक है, बच्चों की तरह झगड़ना बंद करो। तुम बच्चों के सामने बच्चों जैसा व्यवहार कर रहे हो। ब्रोंक्स ने कहा, हाँ, मुझे याद है कि डायबोलोन्स बहुत उपद्रवी होते हैं। असलर ने अचानक कहा, हाँ, मुझे याद है कि वे हमेशा इतनी बेरहमी से खेलते थे कि उनके आसपास की हर चीज़ टूट जाती थी या कुचल जाती थी। उन्हें अक्सर ध्यान केंद्रों में भेज दिया जाता था। कोरोन ने आगे कहा, जिससे ब्रोंक्स भी अचानक गाली गलौज में शामिल हो गया। यहाँ उनका बचपना फिर से उभर कर सामने आ रहा है। फिर भी अतीत के बारे में सुनना बहुत दिलचस्प लगता है। ऐसा लगता है कि अतीत की कहानियों में कुछ सच्चाइयाँ घुली हुई हैं। देव ने सोचा, अरे, तुमने तो हमारे लिए बहुत अपमानजनक बात सोच ली है ना। तीनों ने एक साथ देव से कहा, क्या तुम लोग तो बस कल्पना कर रहे हो। देव ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत जवाब दिया, मुझे लगता है कि उसे अतिरिक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता है। ब्रोंक्स ने अचानक कहा, हाँ, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। कोरोन ने उत्तर दिया, तो क्या मुझे उसे स्थानिक पोर्टल्स का इस्तेमाल करना सिखाना चाहिए? अब उसके पास उन्हें इस्तेमाल करने की ताकत है, जबकि पहले वह बहुत कमज़ोर था। एस्कालर ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा, उसके बाद हमारी बारी आएगी। कोरोन ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा, वह डेमोस्कोर का सदस्य है, इसलिए मुझे उसका समय समय पर परीक्षण करना चाहिए। ब्रोंक्स ने और भी बड़ी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। देव उठ खड़ा हुआ और चलने ही वाला था कि उसके नीचे एक द्वार प्रकट हुआ। वह द्वार में गिर गया, लेकिन किसी तरह चीखने में कामयाब रहा, इससे पहले कि उसकी आवाज़ बंद हो जाए। पागल बुजुर्ग == देव ने गेम में वापसी की, लेकिन उसे अभी भी उस यातना प्रशिक्षण के कारण थकान महसूस हो रही थी जो उसे झेलनी पड़ी थी। एस्केलर और कोरोन की ट्रेनिंग ने उसके दिमाग पर इतना जोर डाला था कि उसका शरीर ब्रोंक्स के लिए पंचिंग बैग बन गया था। ट्रेनिंग ग्राउंड में मौजूद दूसरे प्रशिक्षुओं ने तो उसे पिटते हुए न देखने का नाटक भी किया। फिर भी ट्रेनिंग फलदायी रही क्योंकि उसे 3 हुनर सीखने को मिले। कौशल, टेलीपोर्टेशन, स्तर, महाकाव्य, प्रकार, विश्व आंदोलन। प्रभाव, उपयोगकर्ता को उस स्थान पर स्थानांतरित करने की अनुमति देता है जहां वह पहले रहा हो। सक्रिय युद्ध के दौरान इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। इसका उपयोग केवल उन्हीं क्षेत्रों में किया जा सकता है जहां उपयोगकर्ता पहले जा चुका है। गति केवल उस दुनिया तक सीमित है जहां उपयोगकर्ता वर्तमान में है। कूलडाउन 1 घंटा। मन लागत 10,000 मन अंक। कास्ट समय 1 मिनट। कौशल, क्रोनोचरण। स्तर, महाकाव्य। प्रकार, चोरी निष्क्रिय। प्रभाव, ब्रह्मांड में समय के नियम से मुक्त होकर क्षति से बचने की 5% संभावना है। कूलडाउन, कोई नहीं। मन लागत, कोई नहीं। कास्ट समय, कोई नहीं। कौशल, अधिक दृढ़ता। स्तर, महाकाव्य। प्रकार, सुदृढ़ीकरण निष्क्रिय। प्रभाव, यदि उपयोगकर्ता युद्ध में है तो स्थिति प्रभावों की अवधि कम हो जाती है। यह उपयोगकर्ता के आंकड़ों को अधिकतम 10% तक बढ़ा देता है। उपयोगकर्ता जितना अधिक समय तक युद्ध में रहेगा, कौशल प्रभाव उतने ही प्रबल होंगे। कूलडाउन, कोई नहीं। मन लागत, कोई नहीं। कास्ट समय, कोई नहीं। कौशल तो कमाल के हैं, लेकिन ट्रेनिंग तो नरक जैसी थी। ये और भी भयावह हो गया जब ब्रोंक्स को पता चला कि मेरे पास तुरंत पुनर्जीवित करने का हुनर है। बेहतर होगा कि हम शाही राजधानी की ओर चलें। देव ने सोचा। वह कांप रहा था और शाही राजधानी के द्वार की ओर बढ़ रहा था। == देव शाही राजधानी एंटारेस की एक गुप्त गली में प्रकट हुआ। वह अपने मानव रूप में ही पूरी तरह से आकर्षक लग रहा था। सेर्सी से मिलने जाने से पहले देव पहले दूषित आत्मा पत्थर को शुद्ध करना चाहता था, इसलिए वह पास के एक जीवन चर्च की ओर चल पड़ा। शाही परिवार में स्थित जीवन का चर्च कम से कम कहने को तो आलीशान नहीं है। साम्राज्य का मुख्य धर्म प्रकाश के चर्च पर केंद्रित है, क्योंकि ऐसी अफवाह है कि शाही परिवार सूर्य देवता का वंशज है, जो प्रकाश की देवी के पुत्र हैं। हालांकि ये देखने लायक है क्योंकि यह एकमात्र ऐसी इमारत है जो जीवंत वनस्पतियों और पत्थरों का मिश्रण है। देव चर्च में दाखिल हुआ और तुरंत एक पादरी की तलाश में निकल पड़ा जो उसकी मदद कर सके। उसे तुरंत एक पादरी मिल गया जो उसकी मदद कर सके, लेकिन पादरी उसे अजीब नज़रों से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पादरी की नज़रें उसे श्रद्धा से देख रही हों, लेकिन सिर्फ पादरी ही नहीं, बल्कि चर्च के अंदर मौजूद हर कोई उसे देख रहा था।
यह उसकी चैंपियन ऑफ द ट्विन गॉड्स उपाधि का असर था जो अब अपना असर दिखा रहा था। पुजारी और देव एक कमरे में गए जिसके बीच में एक सफ़ेद फूल था जबकि आसपास का वातावरण पौधों से भरा था। पुजारी ने देव से कहा कि वह भ्रष्ट आत्मा पत्थर को सफ़ेद फूल के ऊपर रख दे और उसने वैसा ही किया। सफ़ेद फूल अचानक काले रंग का होने लगा जिससे पुजारी घबरा गया, लेकिन उसने तुरंत एक गाना गाया। पादरी ने एक ऐसी भाषा में गीत गाया जिसे देव नहीं पहचानता था, लेकिन उसके लिपिक वर्ग के लोग उसे पहचान सकते थे। आप प्रकृति का गीत सुन रहे हैं। आप सभी स्थिति की स्थितियों से शुद्ध हो गए हैं। आपकी पत्रिका स्वचालित रूप से प्रकृति के गीत को रिकॉर्ड करेगी। सफ़ेद फूल अचानक चमकने लगा और उसके पीछे कमरे के अंदर की हर चीज़ चमकने लगी। कमरा बेहद अलौकिक लग रहा था और देव को लगा कि फूल जीवंत हो गए हैं और पादरी के साथ मिलकर गाना गा रहे हैं। भ्रष्ट आत्मा पत्थर अचानक सफ़ेद रोशनी की लहरों से आच्छादित हो गया और फूल के ऊपर तैरने लगा। देव उस गाने में डूब गया जो सुनने में अच्छा लग रहा था। कुछ मिनटों के बाद पादरी ने आखिरकार गाना बंद कर दिया और दूषित स्पिरिट स्टोन की डरावनी आभा गायब हो गई। उसका नाम भी बदलकर स्पिरिट स्टोन कर दिया गया, जिसका मतलब था कि वह आखिरकार शुद्ध हो गया है। देव ने यह भी देखा कि आसपास फैली दूषित ऊर्जा शुद्ध ऊर्जा में बदल गई, जो फिर कमरे में लगे पौधों में स्थानांतरित हो गई। ये शुद्ध ऊर्जा उन पौधों के लिए पोषण बन गई जिन्होंने शुद्धिकरण अनुष्ठान में भाग लिया था। देव ने पुजारी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और शुद्धिकरण सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए उन्हें दान दिया। देव अब उस बैठक स्थल पर गया जो सेर्सी ने उसे दिया था, जो शाही राजधानी में स्थित एक सराय है। इस सराय का नाम हंगरी काउ है और यह शाही राजधानी के व्यापारिक जिले में स्थित है, जो दीवारों से 3 परतों में बंटा हुआ है। शहर का बाहरी हिस्सा आम लोगों के रहने का स्थान है, जबकि बीच वाला हिस्सा व्यापारिक जिला है जहां सभी प्रकार की दुकानें चलती हैं। आखिरी परत वह होगी जहां कुलीन लोग रहते हैं और उसके बीच में शाही किला है। देव को आखिरकार सराय मिल ही गई, क्योंकि सराय का लोगो असल में एक प्यारी सी कार्टून गाय है जो बियर का मग पकड़े घास खा रही है। देव ने अंदर जाकर सेर्सी, मारिपोसा और सबसे हैरानी की बात है कि अनास्तासिया को देखा। उनके बगल में एक हट्टा कट्टा आदमी भी बैठा है और तीनों लड़कियों से खुशी खुशी बातें कर रहा है। उस हट्टे कट्टे आदमी को लोग घूर रहे हैं क्योंकि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह एक साथ 3 खूबसूरत औरतों को अपने कब्जे में ले ले। इक्विनॉक्स, सेर्सी ने अनियंत्रित ढंग से चिल्लाया, जिससे वे लोग देव के स्थान की ओर मुड़ गए। देव बस आह भरकर उनके पास आ सका क्योंकि उसने पहले ही दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। अगर नज़रें जानलेवा होती तो देव अब तक पूरी तरह से खोखला हो चुका होता। देव बस एक खाली कुर्सी पर बैठ गया जो शायद उसके लिए ही तैयार की गई होगी। फिर बाकी लोगों ने अपने साथ बैठे आदमी का परिचय कराया। यह आदमी पिग्गी बैंक है। वह व्यापारी संघ का सदस्य है और खिलाड़ियों की नीलामी का मेज़बान है। सेर्सी ने कहा, अच्छा, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं इक्विनॉक्स हूँ। देव ने अपना परिचय दिया। ये पूरी तरह से मेरी खुशी है। एवरग्रीन गिल्ड के सलाहकार अगर आपको इतना सम्मान देते हैं तो आपको एक महान खिलाड़ी होना चाहिए। हो, पिग्गी बैंक ने जवाब दिया। मुझे पता है कि यह हमारी पहली मुलाकात है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि क्या तुम मेरे लिए कुछ बेच सकते हो। देव ने कहा और पिग्गी बैंक के कान ध्यान से सुन रहे थे। एक व्यापारी के रूप में उसके गुण चीख चीख कर बता रहे थे कि पैसा आने वाला है। मैं आशा कर रहा हूं कि आप मेरे लिए कुछ बेच सकें। देव ने कहा, क्या मैं उक्त वस्तु देख सकता हूं? पिग्गी बैंक ने प्रसन्न चेहरे के साथ उत्तर दिया, लेकिन वास्तव में यह एक व्यापारी का मुखौटा है। मुझे लगता है कि अगर आप वह वस्तु देखना चाहते हैं जिसे मैं बेचना चाहता हूं तो हमें स्थान बदल लेना चाहिए। देव ने अपने स्वर में एक रहस्यमय तत्व जोड़ते हुए कहा। पिग्गी बैंक ने अपनी भौहें चढ़ाईं क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़का गंभीर है या झूठ बोल रहा है। हालांकि देव की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर यह कोई महत्वपूर्ण वस्तु है तो आप नहीं चाहेंगे कि कोई और उसे देखे। इससे लगता है कि यह वस्तु दिखने से कहीं ज़्यादा बेहतर है, लेकिन एवरग्रीन गिल्ड के किसी जानकार के पास ज़रूर कुछ न कुछ तो होगा ही, इसलिए पिग्गी बैंक ने देव पर भरोसा करने का फैसला किया। तो फिर क्या हम व्यापारी संघ में चलें? अगर यह इतना ज़रूरी है तो हम वहाँ इस वस्तु को देख सकते हैं। हो, पिग्गी बैंक ने खुशी से हंसते हुए कहा, क्या हम भी शामिल हो सकते हैं? हमारी रुचि भी चरम पर है। निजी तौर पर मुझे ये पसंद नहीं कि कोई मुझे लटकाए रखे। ये सस्पेंस मुझे मार सकता है, सेर्सी ने कहा, जबकि अनास्तासिया और मारिपोसा ने सिर हिलाया। देखते हैं कि वह व्यक्ति आपके अनुरोध पर सहमत होगा या नहीं। पिग्गी बैंक ने देव की ओर देखते हुए कहा, मुझे इसमें कोई समस्या नहीं दिखती, लेकिन अगर आप लोग यह वस्तु देखें तो आप लोग इसे सीधे मुझसे खरीदना चाहेंगे। देव ने कहा, जिससे सभी लोग और भी उत्सुक हो गए। तो फिर मेरे पीछे आओ। ये लड़का उम्मीदें बढ़ाना ज़रूर जानता है। लगता है अगर तुम एक अच्छे व्यापारी बन गए तो। पिग्गी बैंक ने ज़ोरदार हंसी के साथ कहा, क्या अपने पिता और बहन के साथ बहुत लंबे समय तक काम करने के कारण मुझ पर व्यवसाय वाली आभा छा गई है? डरावना।
देव ने कांपते हुए सोचा। वे सभी मुख्यालय की ओर चल पड़े, जो व्यापारिक जिले के सबसे दूर वाले हिस्से में स्थित था। ये कुलीन जिले और व्यापारिक जिले की सीमा पर स्थित है। व्यापारिक जिले की बाकी दुकानों की तुलना में ये काफ़ी भव्य लग रहा था। इमारत में फर्श तो नहीं था, लेकिन छत ऊंची और चौड़ी थी। ये कहना ज़्यादा उचित होगा कि यह एक कोलोसियम जितनी बड़ी थी। व्यापारी संघ मूलतः वह संगठन है जो व्यापार करने के इच्छुक लोगों को वैध बनाता है। वे अवैध व्यापार करने वालों पर भी कार्रवाई करते हैं और उन कारीगरों को पेटेंट भी जारी करते हैं जो अपने काम को अनोखा बनाना चाहते हैं। अगर कोई ऊपर से शाही राजधानी को देखे तो उसे भारी यातायात दिखाई देगा। ये यातायात न केवल खिलाड़ियों की नीलामी के कारण राजधानी में उमड़ रहे खिलाड़ियों द्वारा उत्पन्न होता है, बल्कि उन एनपीसी द्वारा भी उत्पन्न होता है जो राजधानी में अपना व्यवसाय करते हैं। हालांकि सभी व्यवसाय वैध नहीं है, क्योंकि सबसे चमकदार शहर भी परछाई छोड़ जाता है, लेकिन ये कहानी फिर कभी। नीलामी में भाग लेने के लिए खिलाड़ी कतार में लगने में व्यस्त थे। वीआईपी लोग आयोजन स्थल पर बहुत पहले ही पहुंच चुके थे और वे उन कमरों में पहुंच चुके थे जिन्हें उन्होंने आयोजन शुरू होने से पहले किराए पर लिया था। कतार में वे खिलाड़ी थे जो किसी गिल्ड से संबद्ध नहीं थे। उन्हें प्रवेश के लिए 5 स्वर्ण पदकों का शुल्क देना था। लगभग 50,000 के सीमित स्लॉट के कारण इस प्रकार के आयोजन में शुरुआती विजेता बनते थे। कुछ धनी खिलाड़ियों ने तो सबसे आगे खड़े खिलाड़ियों को अपनी जगह बदलने के लिए पैसे भी दिए। इस कृत्य की निंदा नहीं की जाती, क्योंकि खिलाड़ी अपनी इच्छा से अपनी जगह बेच देता है। कुछ शुरुआती खिलाड़ी ऐसा इसलिए करते थे ताकि उनके पास अपनी चीज़ें खरीदने के लिए पैसे हों। कार्यक्रम 1 घंटे में शुरू होने वाला है, इसलिए कृपया नियमानुसार और व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ें। जो लोग इसका पालन नहीं करेंगे, उन्हें व्यापारी संघ से संबद्ध दुकानों में कभी भी व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, एक गार्ड ने चिल्लाकर कहा, जिससे उपद्रवी भीड़ थोड़ी व्यवस्थित हुई। कोई भी समझदार व्यक्ति प्रतिबंधित नहीं होना चाहेगा, क्योंकि साम्राज्य का हर कारोबार व्यापारी संघ ही संभालता है। अगर आप उन्हें नाराज करते हैं तो आपके पास सामान खरीदने का कोई रास्ता नहीं होगा। यही वजह है कि कोई भी उपद्रव करने की हिम्मत नहीं करता। बेशक कुछ अपवाद जरूर हैं, लेकिन उन्हें पहरेदार चुप करा देते थे। ढेर सारे पैसों से व्यापारी संघ खिलाड़ियों के औसत स्तर से भी ऊंचे, बेहतरीन रक्षकों को नियुक्त कर सकता है। व्यापारी संघ को नाराज करने का मतलब शिल्पकार संघ को भी नाराज करना है, जिसके साथ उनके अच्छे संबंध हैं, इसलिए कोई भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। व्यापारी संघ के अधिकारी मूलतः कुलीन हैं, क्योंकि आम लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। जिस जगह खिलाड़ियों की नीलामी हो रही है वह किसी स्टेडियम जैसी जगह है। नीचे के ब्लीचर्स कतार में खड़े लोगों के लिए हैं, जबकि ऊपर के कमरों में वीआईपी ठहरेंगे। ब्लीचर्स में बैठे हर व्यक्ति को एक उपकरण दिया जाएगा जिससे वे अपना वोट और खरीदारी की कीमत डाल सकेंगे। पब फ्यूचर एड्स। हालांकि वीआईपी कमरों में रोशनी होगी और एक स्क्रीन पर उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली धनराशि दिखाई देगी। अनास्तासिया, मारिपोसा, सेर्सी और देव 7वें वीआईपी कमरे में हैं और देव के लिए यह अजीब था। देव के लिए भी अजीब था, क्योंकि वह महिलाओं से भरे कमरे में था, लेकिन उसे बस यही लग रहा था कि वह अपनी बड़ी बहन के साथ है। देव के लिए शुक्र है कि उसके साथ व्यापारी संघ का एक सेवक भी है। वह स्टीव नाम का एक बूढ़ा आदमी है और पिग्गी बैंक के बटलरों में से एक है। वही वह वस्तु भी लाएगा जिसे देव का समूह सफलतापूर्वक खरीद लेगा। अंदर भीड़ काफ़ी शोरगुल वाली थी, क्योंकि जो लोग एक दूसरे को जानते थे वे नीलामी शुरू होने का इंतजार करते हुए आपस में बातें कर रहे थे। जैसे जैसे ज़्यादा लोग अंदर आने लगे, भीड़ का शोर बढ़ता गया। देखते ही देखते पूरा स्टेडियम अपनी सीटें भरने लगा। आखिरकार जब सभी सीटें भर गईं तो कार्यक्रम शुरू हुआ। एक खूबसूरत महिला चटक लाल रंग की खूबसूरत पोशाक पहने अपने आकर्षक दल के साथ मंच की ओर बढ़ी। ये सुंदर पुरुष मूलतः उस जगह को पकड़े हुए हैं जहां पहली वस्तु रखी गई है। पहली वस्तु एक कांच के डिब्बे से ढकी है और उस डिब्बे को फिर से कपड़े से ढक दिया गया है जिससे आंखों की रोशनी जा सकती है। सभी को नमस्कार, मैं इस नीलामी की उद्घोषक हूँ। मेरा नाम मेई है। कृपया मेरे साथ अच्छा व्यवहार करें। मेई ने प्यारी सी पोज देते हुए कहा, जो उसके खूबसूरत परिधान के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा था। ब्लीचर्स से चीखें गूंज उठी, क्योंकि वहां ज्यादातर पुरुष थे। नीलामी के लिए यह एक जानी मानी तकनीक है, लेकिन ये हमेशा कारगर होती है, क्योंकि उत्साहित भीड़ आमतौर पर ज्यादा पैसे की बोली लगाती है। भीड़ को उत्साहित देखकर मेई ने पहले ही नीलामी शुरू कर दी। तो चलिए नीलामी शुरू करते हैं। मैं अपने प्यारे बोलीदाताओं को ये भी बताना चाहती हूँ कि कुछ और चीज़ें जोड़ी गई हैं, इसलिए उम्मीद है कि आप अपने साथ कुछ अतिरिक्त पैसे लेकर आए होंगे। खैर, अब हम पहली चीज़ दिखाएंगे। मेई ने अपने साथियों को कपड़ा उतारने का इशारा करते हुए कहा। खिलाड़ियों को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि कुछ वस्तुएं जोड़ी गईं, क्योंकि ऐसा आमतौर पर तब होता है जब कोई वस्तु अचानक सामने आ जाती है। सिर्फ इसलिए कि उसे जोड़ा गया है, इसका मतलब यह नहीं कि वह बिक जाएगी, क्योंकि कोई नहीं जानता कि क्या होगा।
वस्तु भले ही बहुत अच्छी हो, लेकिन अगर किसी को उसका कोई उपयोग न हो तो आमतौर पर उसे खरीदा ही नहीं जाता। पहली वस्तु सामने आए और वह किसी रत्न जैसी लग रही थी। उसका रंग चटक लाल था और बाकी लोग आश्चर्य से उसे देखते रहे। उन्होंने अपनी आंखों से उस वस्तु को पहचानने की कोशिश की, लेकिन बस उसका नाम ही सामने आया, जो था लाल रत्न। आइटम: लाल रत्न। स्तर: दुर्लभ। ये हमारी नीलामी सूची में पहली वस्तु है। जिसने भी इसे नीलामी में रखा था उसे भी नहीं पता था कि यह पत्थर क्या है, लेकिन हम बस इतना कह सकते हैं कि इसे पकड़ने वाले को भी यह गर्माहट दे सकता है। बोली 10 स्वर्ण सिक्कों से शुरू होगी और हर अगली बोली पर 1 स्वर्ण सिक्के की बढ़ोतरी होगी, मेई ने बताया। भीड़ में मौजूद सभी लोगों की बुदबुदाहट सुनाई दे रही थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह वस्तु बेकार है। ऐसी औषधियां भी हैं जो इस पत्थर जैसा ही असर कर सकती हैं और वे शायद बेहतर भी हों। हो सकता है कि पत्थर के मालिक ने इसे नीलाम कर दिया हो क्योंकि यह उसके भंडार में धूल फांक रहा है। जब बाकी लोग पत्थर के इस्तेमाल के बारे में गपशप कर रहे थे, वीआईपी रूम में एक व्यक्ति को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि इस नीलामी में उसे अपनी ज़रूरत की कोई चीज़ मिल जाएगी। देव बस इसलिए नीलामी में आया था क्योंकि उसे जानने की उत्सुकता थी कि नीलामी कैसी होती है। वस्तु: अग्नि रत्न। स्तर: दुर्लभ। प्रकार: रनस्टोन टुकड़ा। प्रभाव: सॉकेट वाले हथियार या कवच में अग्नि से संबंधित गुण भर देता है। हथियारों के लिए यह उसे एक निष्क्रिय कौशल और एक सक्रिय कौशल प्रदान करेगा। कवच के लिए यह प्रतिरोध और एक निष्क्रिय कौशल प्रदान करेगा। देव अपनी बोली की कीमत डालने के लिए मशीन के पास गया। वीआईपी रूम 7 की लाइट अचानक चमक उठी और बोली की कीमत दिखाई देने लगी। वीआईपी कक्ष 7:100 स्वर्ण। वीआईपी रूम नंबर 7 ने लाल रत्न के लिए 100 सोने के सिक्कों की बोली लगाई है। क्या कोई इससे ज्यादा बोली लगाने वाला नहीं है? 1 बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। वीआईपी रूम नंबर 7 को बेच दिया गया, मेई ने घोषणा की। हालांकि स्टैंड पर बैठे लोग नाराज हैं क्योंकि साफ जाहिर है कि वीआईपी रूम नंबर 7 वाला व्यक्ति सिर्फ अपनी रकम का प्रदर्शन करना चाहता था। हालांकि 100 सोने की कीमत ज्यादा नहीं है, फिर भी हो सकता है कि किसी बहुत ही शानदार चीज के लिए आपको 100 सोने से ज्यादा बोली मिल जाए। उन सभी को लगा कि सिर्फ आपको खुश करने के लिए किसी चीज के लिए 100 सोने की कीमत वाजिब नहीं है। वे इस बात से भी नाराज हैं कि यह वीआईपी अपनी मर्जी से कीमतें बढ़ा सकता है। कुछ लोगों ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की, लेकिन देव ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसे बस इतना पता था कि उसने वह पत्थर हासिल कर लिया है जो उसकी आग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकता है। हालांकि देव के साथ कमरे में मौजूद लोग उसे हैरानी और आश्चर्य से देख रहे थे। क्या तुम्हें वह रत्न खरीदना ठीक लगेगा? हो सकता है कोई और चीज़ हो जो उससे ज़्यादा कीमती हो, सेर्सी ने कहा, लेकिन असल में उसे कोई आपत्ति नहीं थी। उनके पास पहले से ही देव को अपना कर्जदार बनाने की योजना थी। कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि मुझे पत्थर काफ़ी सस्ते में मिल गया। खैर, अगली चीज़ की नीलामी हो रही है, देव ने जवाब दिया, जिससे बाकी लोग सोचने लगे कि उसका क्या मतलब है। बाकी लोगों ने और ज़्यादा पूछताछ न करने और नीलामी की बात ध्यान से सुनने का फैसला किया। अगली वस्तु हमारी सूची में कुछ नई और अनोखी है। व्यापारी संघ के लिए भी ये पहली बार है जब इसे बेचा जा रहा है, मेई ने घोषणा की, जिससे सभी शांत हो गए और उस वस्तु को ध्यान से देखने लगे। कपड़ा हटा दिया गया और सभी के चेहरे पर नाखुशी के भाव थे। उन्हें बस कागज दिखाई दिया जिस पर कुछ निशान थे, यही उनकी नाखुशी का कारण था। भीड़ में बेचैनी को भांपते हुए मेई ने तुरंत उस चीज़ के बारे में बताया ताकि उत्साह बना रहे। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग निराश होंगे, लेकिन ये चीज़ आप सभी को पसंद आएगी। चलिए मैं आपको समझाती हूँ कि यह क्या है। यह एक तावीज़ है और इसे बनाने वाले ने हाल ही में व्यापारियों के संघ में अपनी कलाकृतियाँ पंजीकृत कराई हैं। आप सभी को यह विश्वास दिलाने के लिए एक प्रदर्शन की ज़रूरत है कि यह वस्तु कितनी अद्भुत है, मेई ने एक तावीज़ हाथ में लेते हुए कहा। मेई ने तावीज़ को इस तरह पकड़ा कि लक्ष्य पुतले का मुंह उस तरफ हो जिस तरफ उस पर लिखा था। असल में उसे खुद नहीं पता था कि उसे कैसे सक्रिय करना है, लेकिन जब तावीज़ बनाने वाले ने प्रदर्शन किया तो वह वहाँ मौजूद थी। उसे बस यह नकल करनी थी कि देव ने वास्तव में ताबीज़ को कैसे सक्रिय किया। सक्रिय हो जाओ, मेई ने कहा। ताबीज के बिखरते ही अचानक एक अग्नि पक्षी प्रकट हुआ। अग्नि पक्षी लक्ष्य पुतले की ओर झपटा और एक झुलसा हुआ निशान दिखाई दिया। बाकी लोग नुकसान देखकर हैरान नहीं हुए क्योंकि उन्होंने देखा कि नुकसान केवल 500 या उसके आसपास ही था, लेकिन उन्हें एक निम्न स्तर के एनपीसी से ज़्यादा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस ताबीज़ में एक आक्रमण मंत्र जुड़ा हुआ है जो इसे अद्भुत बनाता है। चूंकि आप सभी को विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए हम आपको इन चीज़ों का विवरण दिखाते हैं, मेई ने आश्चर्य से कहा और अपने हाथों को एक क्रिस्टल बॉल से बनी उभरी हुई स्क्रीन की ओर मोड़ दिया। आइटम: ज्वाला पक्षी तावीज़। स्तर: दुर्लभ। प्रकार: उपभोज्य।
प्रभाव: तावीज़ का सेवन करके एक ज्वाला पक्षी को मुक्त करें जो सीधी रेखा में चलता है। अगर ज्वाला पक्षी किसी चीज़ से टकराता है तो वह फट जाएगा और नुकसान पहुंचाएगा। तीर से सबसे पहले लगने वाले खिलाड़ी को 75% नुकसान होगा और 2 मीटर के विस्फोट के दायरे में आने वाले अन्य खिलाड़ियों को भी खिलाड़ी की क्षति का 75% नुकसान होगा। जलने की स्थिति पैदा होने की 5% संभावना है। कूलडाउन 10 सेकंड। विवरण: एक दुर्लभ तावीज़ जिसे एक शुरुआती लेखक ने बनाया है और जिसने अभी तक अपना नाम नहीं बनाया है। उसने ये तावीज़ किसी प्रेरणा से बनाया था या ऐसा उसका मानना था। ये तावीज़ फ्लेम एरो तावीज़ का एक उन्नत संस्करण है, लेकिन कम कूलडाउन के कारण इसने अपनी क्षति का त्याग कर दिया। ये अतिरिक्त तावीज़ थे जो देव ने अपने प्रशिक्षण के दौरान बनाए थे, जो डेमोस एल्डर्स ने उसे दिया था। वह एरनास गया और 500 जादुई कागज़ के टुकड़े ले आया ताकि वह अपनी लेखन कुशलता बढ़ा सके। उसे अभी भी एक मध्यवर्ती लेखक बनने में कठिनाई हो रही है क्योंकि एरनास ने उसे बताया था कि उसे ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। पब फ्यूचर एड्स। इस वस्तु का विवरण देखकर सभी की आंखें चौड़ी हो गईं। इस तावीज़ में वास्तव में कोई मैना की आवश्यकता नहीं थी, जो इसे एक बेहतरीन कवर फायर या डायवर्जन बनाता। इसमें एओई के साथ साथ स्टेटस कंडीशन इन्फेक्टिंग चांस भी है। इस तावीज़ की खासियत इसका डैमेज मॉडिफायर है जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। ये देखकर कि उस वस्तु के विवरण के कारण भीड़ शांत हो गई है, मेई ने तुरंत उस तावीज़ की बोली के नियम बताए। ऐसा करते हुए वह अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करने लगी, जिससे आसपास के सभी पुरुष उसे गौर से देखने लगे। इन तावीज़ों के कारीगर ने हमें इनके 200 टुकड़े दिए हैं। 10 सेटों की नीलामी होगी और प्रत्येक सेट में 20 तावीज़ होंगे। प्रत्येक सेट की बोली 50 स्वर्ण मुद्राओं से शुरू होगी और हर अगली बोली के बाद 1 स्वर्ण मुद्रा की वृद्धि होगी। मेई ने कहा। नीलामी में मौजूद खिलाड़ियों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वस्तु इतनी सस्ती है, जबकि इसके इतने सारे इस्तेमाल हैं। नीलामी में अचानक हंगामा मच गया और कई खिलाड़ियों ने ढेरों बोलियां लगाईं। कुछ तो यहाँ तक कहने लगे कि अगर वे पीछे नहीं हटे तो वे उन्हें पीके कर देंगे। वस्तु की उपयोगिता और विशिष्टता के कारण वहाँ पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई। प्रत्येक सेट 180 से 200 स्वर्ण सिक्कों तक बिका, इसलिए अब देव ने अपनी थैली में आसानी से 1000 या उससे भी कम स्वर्ण सिक्के जोड़ लिए। देव के साथ मौजूद 3 महिलाओं ने बोली नहीं लगाई क्योंकि देव ने उन्हें नीलामी में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद स्वरूप 10-10 तावीज़ दिए थे। यहाँ तक कि अन्य खिलाड़ियों ने भी देखा कि वीआईपी रूम नंबर 7 ने बोली नहीं लगाई, जिससे उन्हें आश्चर्य हुआ, लेकिन तावीज़ों की होड़ में वे भूल गए। तुम्हें क्या लगता है, ये तावीज़ किसने बनाए होंगे? लगता है किसी को जादुई तलवार बनाने वाले कारीगर जैसा कोई दुर्लभ उपनौकरी वर्ग मिल गया होगा। भीड़ में से एक अनजान खिलाड़ी ने अपने बगल में बैठे किसी से फुसफुसाकर पूछा। शायद वह गुमनाम रहना चाहता था, वरना उसे उन खिलाड़ियों द्वारा परेशान किया जाता जो उनके लिए शिल्प बनाना चाहते थे। कुछ गिल्ड तो कुछ शिल्पकारों को धमकाते भी हैं, इसलिए मैं उसे गुमनाम रहने के लिए दोषी नहीं ठहराऊंगा। उसके बगल वाले खिलाड़ी ने जवाब दिया। तावीज़ की नीलामी खत्म होने के बाद माहौल थोड़ा शांत हुआ और वस्तुओं की बोली सामान्य हो गई। देव ने कुछ वस्तुओं की बोली लगाई जो उसके दोस्त चाहते थे, जैसे लेविन क्लाउड के लिए हीलिंग मैजिक की एक दुर्लभ स्किल बुक, पेरिडॉट के लिए एक महाकाव्य स्तर का पत्थर और बाकी लोगों की ज़रूरत की अन्य स्किल बुक। सबसे महंगी बोली उसने कब्राकन के लिए लगाई, जिसका नाम क्रिस्टल स्किन स्किल बुक था, जिसकी कीमत 3000 सोने के सिक्के हैं। ये कब्राकन की लगभग पूरी बचत थी, इसलिए देव उसे उनकी वॉइस चैट में रोते हुए देख सकता था। आखिरकार हमारी नीलामी लगभग खत्म होने को है। अगली चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होंगी, मेई ने कहा, जिससे भीड़ गंभीर हो गई। सभी वीआईपी लोग नीलामी के इस हिस्से का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि यही वो चीज़ है जिसके लिए उन्होंने असल में हिस्सा लिया था। यहाँ तक कि ब्लीचर्स पर बैठे लोग भी उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि अगली केप की चीज़ें कैसी दिखेंगी। यहाँ तक कि जो लोग सिर्फ नीलामी देखने के लिए आए थे, उन्होंने भी ध्यान से देखा क्योंकि अगला हिस्सा ही नीलामी का असली आकर्षण है। मुझे यकीन है कि आप सभी जानते होंगे कि अंतिम रूप से केवल 2 ही वस्तुएं रखी जानी थीं, लेकिन एक संरक्षक ने हमें 2 और शानदार वस्तुएं दी, जो उन 2 मूल वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं या शायद उनसे भी बेहतर होंगी, जिनकी हम नीलामी करने वाले हैं। मेई ने घोषणा की, जिससे सभी लोग दंग रह गए। वीआईपी रूम में बैठे लोग भी ज़्यादा पैसे पाने के लिए दूसरों से संपर्क करने लगे। जाहिर है कि वीआईपी जानते हैं कि असली 2 चीज़ें क्या हैं। कुछ वीआईपी ने व्यापारी संघ के सदस्यों से भी पूछा, लेकिन सदस्यों को आदेश दिया गया था कि वे इन दोनों चीज़ों के बारे में ज़्यादा न बोलें। नीलाम की जाने वाली पहली वस्तु एक कवच सेट है जिसे लोहार हनविल ने तैयार किया है। मेई ने घोषणा की, जिस पर सभी ने ध्यान दिया। हनविल खेल का सबसे प्रसिद्ध लोहार है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह उन्नत लोहारी कौशल में महारत हासिल करने के करीब है। वह दुर्लभ श्रेणी की सामग्रियों का उपयोग करके जादुई तलवारें भी बना सकता है, इसलिए वह सभी खिलाड़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यहाँ तक कि संघों के प्रमुखों को भी उसका सम्मान करना चाहिए क्योंकि एनपीसी लोहार केवल मानक उपकरण ही बनाते हैं।
इसे अभी प्रकट करो, किसी ने चिल्लाकर कहा। हाँ, सस्पेंस मुझे मार रहा है, एक और चिल्लाया। मैं इस उत्कृष्ट कृति को देखना चाहता हूँ ताकि मुझे प्रेरणा मिल सके, एक लोहार वादक ने बुदबुदाया। बिना किसी और देरी के मैं ब्लैकस्मिथ हनविल की वर्तमान उत्कृष्ट कृति का अनावरण करती हूँ। यह अग्नि ड्रेक के शल्कों से बना एक कवच है। अपने लचीलेपन और वजन के कारण ये तलवारबाजों के लिए एकदम सही कवच है। मेई ने यह बात तब कही जब कवच भीड़ के सामने प्रकट हुआ, जिससे सभी लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। एक ऐसा महाकाव्य कवच जो एक पौराणिक कवच में विकसित हो सकता है। मुझे मानना होगा कि यह एक अद्भुत उपलब्धि है, क्योंकि इसे एक खिलाड़ी ने बनाया है। अगर वह इस तरह का कवच बना सकता है, तो उसका गुरु कोई अर्धदेव लोहार हो सकता है या किसी का करीबी हो सकता है। देव ने मन ही मन फुसफुसाते हुए कवच की जानकारी देखने के लिए अपनी बुरी नज़र का इस्तेमाल किया। हर कोई उत्सुकता से कवच के विस्तृत विवरण प्रदर्शित होने का इंतजार कर रहा था। भले ही वे इसे खरीदने में सक्षम न हो, फिर भी वे इसे देखना चाहते थे क्योंकि कल्पना करना मुफ्त है। वे खुद को कवच पहने और आकर्षक दिखने की कल्पना करना चाहते थे। मेई ने उत्सुक भीड़ को निराश नहीं किया और कवच का विवरण दिखाने के लिए क्रिस्टल बॉल की ओर इशारा किया। भीड़ बेहद हैरान थी क्योंकि एक महाकाव्य श्रेणी के कवच के आंकड़े एक महान कवच के बराबर थे, जबकि उन्हें यह भी नहीं पता था कि एक महान कवच का रक्षात्मक मूल्य क्या होता है। आइटम: फायर ड्रेक कवच। स्तर: महाकाव्य पौराणिक में अपग्रेड करने योग्य। प्रकार: हल्का कवच। रक्षा मूल्य: 850। प्रभाव: अग्नि विशेषता वाले हमलों और मंत्रों को निष्प्रभावी करने की 2.5% संभावना। उपयोगकर्ता को मारने वाले हथियार के स्थायित्व को 200 तक कम करने की 0.1% संभावना। ज्वाला प्रतिरोध जोड़ 25%। ज्वाला शरीर कौशल। ज्वाला शरीर उपयोगकर्ता को एक ज्वलंत आभा में घेरता है और 20 मिनट की अवधि के लिए आपके चारों ओर 1 मीटर के दायरे में आपके कुल नुकसान का 50% नुकसान पहुंचाता है। 8 घंटे का कूलडाउन। विवरण: लोहार हनविल द्वारा निर्मित एक कवच। इसे अग्नि ड्रेक की खाल से बनाया गया है, इसलिए कवच पहनने वाले में ज्वाला के प्रति उच्च प्रतिरोध क्षमता होगी। अधूरी सामग्री के कारण लोहार हनविल अपना प्रसिद्ध कार्य पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उन्हें आज भी इस पर गर्व है। प्रतिबंध: शक्ति 150 होनी चाहिए, चपलता 130 होनी चाहिए। ये कवच लाल रंग के आभा वाले ड्रैगन स्केल कवच जैसा दिखता था, लेकिन ये शुद्ध लाल नहीं था क्योंकि यह केवल एक अग्नि ड्रेक से आया था। एक छोटे ड्रैगन के स्केल का रंग शुद्ध रक्त वाले असली ड्रैगन की तुलना में मैले रंग का होता है। इसके कंधे और घुटने के पैड पर ड्रैगन के सिरों के जटिल डिज़ाइन थे। ये कवच अपने आप में ही किसी को भी आकर्षक और कूल दिखाएगा। यहाँ तक कि इसमें जगह जगह आग की लपटें भी होंगी जो कवच को और भी आकर्षक बना देंगी। ये वाकई एक ऐसा काल्पनिक कवच है जिसे कोई भी चाहेगा और इसके लिए जान भी दे देगा। हम इस शानदार वस्तु के खरीदार के लिए एक और टिप जोड़ेंगे। लोहार हनविल ने कहा है कि अगर आप इसके लिए ज़रूरी सामग्री इकट्ठा कर लेते हैं, तो वह इस वस्तु को मुफ्त में अपग्रेड कर देगा। नीलामी के बाद लोहार हनविल खरीदार से बात करके पूरी जानकारी ले पाएगा। मेई ने यह बात कही, जिससे भीड़ और भी ज़्यादा उत्तेजित हो गई। कवच को पूरा करने से ज़्यादा ज़रूरी है ये खबर कि वे लोहार हनविल से व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे। अगर वे हनविल से मिलते हैं और उससे दोस्ती कर लेते हैं, तो ये खरीदार के लिए और भी बड़ी जीत होगी। कवच सिर्फ एक वाक्य की वजह से चर्चा का विषय बन गया। शुरुआती बोली 1000 स्वर्ण की होगी और 10 स्वर्ण की वृद्धि देखी जाएगी। बोली शुरू हो जाए, मेई ने घोषणा की। वीआईपी कक्ष 1:2000 स्वर्ण। वीआईपी कक्ष 3:2100 स्वर्ण। वीआईपी कक्ष 4:2300 स्वर्ण। वीआईपी कक्ष 12:4000 स्वर्ण। अचानक बड़ी नेक्स्ट की कंपनी के सामने वाले स्टोर में आ गए, जिससे खिलाड़ी खुद पर शर्मिंदगी लगे रहे, जबकि कुछ उनकी ख्वाहिश बनी रही। कवच कुछ ऐसा बन गया जो बड़े बड़े लोग चाहते थे, जबकि प्लास्टिक बिल्डर्स में से किसी ने कुछ दांव पर लगा दिया। आगंतुक संख्या 6795, 10,000 स्वर्ण। बाकी लोग वाकई हैरान हैं कि किसी ने किसी संगठन से जुड़े न होते हुए भी ऊंची बोली लगा दी। बाकी लोग बस अंदाज़ा ही लगा पा रहे थे कि इस व्यक्ति की पहचान क्या है, लेकिन वीआईपी रूम में बैठे किसी व्यक्ति ने फिर से बोली बढ़ा दी। इससे वीआईपी रूम में बोली लगाने वालों के बीच प्रतिस्पर्धा फिर से बढ़ गई। वीआईपी कक्ष 1:12,000 स्वर्ण। वीआईपी कक्ष 12:13,000 स्वर्ण। वीआईपी कक्ष 8:13,500 स्वर्ण। बोली प्रक्रिया के कारण कवच की कीमत 20,000 स्वर्ण तक बढ़ गई और आखिरकार वीआईपी रूम एक को ही कवच मिला। कमरे से विजय की एक हंसी भी सुनाई दे रही थी क्योंकि वहां मौजूद खिलाड़ी ने कमरे का ध्वनि फंक्शन चालू कर दिया था। ऐसा लगता है कि वहां मौजूद खिलाड़ी या खिलाड़ियों में उनसे श्रेष्ठता का भाव है। मुझे ऐसे लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है, सेर्सी ने झुंझलाहट के साथ कहा। वह तो बस अपनी जीत की हंसी हंस रहा है। हालांकि बाद में वह नहीं हंसेगा।
मारिपोसा ने शालीनता से कहा और देव की ओर देखा जो खड़ा होकर नीलामी में पेश की जाने वाली अगली वस्तु को देख रहा था। अगली चीज जो मैं आपके सामने पेश करूंगी वह एक मैग्नेटिक इंजीनियर द्वारा बनाई गई है और बंदूकों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने वालों के लिए निश्चित रूप से एक लोकप्रिय चीज होगी। आइए इस चीज की खूबसूरत कारीगरी देखें। मेई ने घोषणा की और कपड़ा हटाकर उस चीज को दिखाया गया। इसे मैग्नेटिक इंजीनियर थिंक टैंक ने बनाया है। मैग्नेटिक गन के लिए यह उनका सबसे बेहतरीन काम है क्योंकि यह मैना का इस्तेमाल करके उसे विस्फोटक गोले में बदल सकता है क्योंकि इसका मूल एक महाकाव्य रेटेड अर्थ स्टोन है। इसमें बर्स्ट डैमेज बहुत ज़्यादा है और यह स्टील के कवच को भी भेद सकता है। मेई ने इसे और भी आकर्षक बनाने के लिए कहा, बोली लगाना शुरू करो, किसी ने चिल्लाकर कहा। चूंकि हमारे पास बहुत से अधीर मेहमान हैं इसलिए हमें अब बोली लगानी शुरू कर देनी चाहिए। यह उत्कृष्ट कृति 1500 स्वर्ण के आधार मूल्य पर बेची जा रही है और प्रत्येक वृद्धि 50 स्वर्ण की होगी। चलिए अभी शुरू करते हैं। मेई ने घोषणा की। वीआईपी कक्ष 1:2000 स्वर्ण, वीआईपी कक्ष 12:3000 स्वर्ण, वीआईपी कक्ष 7:5000 स्वर्ण। इस वस्तु के लिए लड़ाई भयंकर और अथक है। कुछ वीआईपी ने इस लड़ाई में हिस्सा न लेने का फैसला किया है, लेकिन ये केवल उन खिलाड़ियों के लिए है जो मैग्नेटिक बंदूक को हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं करते। बोलियां लगातार बढ़ती रहीं और अंततः 18,000 स्वर्ण पदक तक पहुंच गईं, जिससे यह वृद्धि धीमी हो गई। ऐसा लगता है कि खरीदारों को पता है कि मैग्नेटिक बंदूकों की कीमत कवच से कम होती है क्योंकि इस प्रकार के हथियारों का रखरखाव शुल्क ज़्यादा होता है। बोली आखिरकार तब रुकी जब किसी ने 18,700 स्वर्ण मुद्राओं की बोली लगाए। विजेता बोलीदाता वास्तव में आगंतुक संख्या 6,795 है क्योंकि वीआईपी को मेई द्वारा शेष वस्तुओं के बारे में बताई गई बात समझ आ गई थी। वे एक शानदार मैग्नेटिक बंदूक छोड़ सकते थे क्योंकि उच्च स्तर प्राप्त करने के बाद हथियार डिस्पोजेबल हो जाते हैं। मैग्नेटिक गन के लिए बोली लगाने वाले को बधाई। अब आइए हमारी सूची में शामिल नई वस्तुओं में से एक की ओर बढ़ते हैं। दुर्भाग्य से हम इन वस्तुओं के उपयोग का प्रदर्शन नहीं कर सकते क्योंकि इनकी केवल एक ही प्रति उपलब्ध है। कृपया लोगों को दिखाएं कि क्या है। मेई ने भड़कते हुए घोषणा की। वस्तु प्रकट होती है और यह एक और सेट ताबीज़ है, लेकिन यह अलग लग रहा था क्योंकि आप इससे एक आभा महसूस कर सकते हैं। 3 ताबीज़ एक साथ रखे हुए हैं और इसे एक सेट के रूप में बेचा जाएगा। अगर कोई ध्यान से देखे तो तीनों ताबीज़ वास्तव में अलग अलग हैं। अगर कोई लेखक जांच करे तो लेखन अलग अलग होगा, लेकिन इस युग में लेखक बहुत कम मिलते हैं। अब हम आपको हर ताबीज़ का विवरण दिखाएंगे। कृपया धैर्य रखें क्योंकि हम अनुमान बढ़ा रहे हैं। मेई ने घोषणा की। हवा में 3 प्रक्षेपण दिखाई देते हैं और प्रत्येक ताबीज का विवरण प्रकट होता है। केवल एक ताबीज पढ़कर ही भीड़ शांत और स्तब्ध हो गई। इन ताबीजों का वर्णन करने के लिए केवल एक ही चीज़ है, खेल बदलने वाली। आइटम: कछुआ शेल तावीज़। स्तर: महाकाव्य। प्रकार: उपभोज्य। प्रभाव: एक चौड़ी गुंबदनुमा ढाल बनाएं जो उपयोगकर्ता की सुरक्षा के बराबर क्षति को 5 गुना तक सोख सके। गुंबद की त्रिज्या 50 मीटर है। जब तक ढाल बनी रहेगी उपयोगकर्ता हिल नहीं पाएगा। अवधि: 1 घंटा या ढाल टूटने तक। विवरण: एक अज्ञात लेखक द्वारा बनाया गया एक ताबीज जिसने अभी तक दुनिया को अपना हुनर नहीं दिखाया है। उसने ये ताबीज अपने खोल में छिपे कछुए की कल्पना से बनाया है जो कुछ हद तक रचनात्मक है। आइटम: फम माउंटन तावीज। स्तर: महाकाव्य। प्रकार: उपभोज्य। प्रभाव: यह उपयोगकर्ता को कुछ समय के लिए अजेय बना देता है, लेकिन वह कोई भी क्रिया नहीं कर सकता। यह उपयोगकर्ता की स्थिति को भी साफ करता है, लेकिन उपयोगकर्ता के बफ्स को भी हटा देता है। अवधि: 3 सेकंड। विवरण: एक अज्ञात लेखक द्वारा बनाया गया एक ताबीज जो दुनिया को अपना हुनर दिखाना शुरू कर रहा है। उसने ये ताबीज एक पहाड़ को प्रेरणा मानकर बनाया है क्योंकि पहाड़ आपदाओं के प्रति अडिग रहता है। यह एक लेखक द्वारा बनाया गया ताबीज माना जा सकता है। आइटम: अंतिम उपाय ताबीज। स्तर: महाकाव्य। प्रकार: उपभोज्य। प्रभाव: चयनित लक्ष्य को 2000% वास्तविक क्षति पहुंचाने के लिए उपयोगकर्ता के स्वास्थ्य और मन का 99% बलिदान करना पड़ता है। विवरण: एक होनहार अज्ञात लेखक द्वारा बनाया गया एक ताबीज जो अपने हुनर को निखार रहा है ताकि वह दुनिया के सामने गर्व से कह सके कि वह एक लेखक है। ये ताबीज बेहद हताश भावनाओं से बनाया गया है ताकि जो कोई भी इसका इस्तेमाल करे वह युद्ध को पलट सके। यह उस होनहार अज्ञात लेखक द्वारा बनाया गया सबसे अच्छा ताबीज है। ये ताबीज निर्माता की मेहरबानी से एक सेट के रूप में बेचे जाते हैं। उन्होंने उदारतापूर्वक पूरे सेट की शुरुआती कीमत 3000 स्वर्ण रखी है। हर बोली में 100 स्वर्ण की वृद्धि होगी। अब आप बोली लगाना शुरू कर सकते हैं। मेई ने घोषणा की और फिर पूरी नीलामी अफरा तफरी में उलझ गई। व्यापारी संघ के एक निजी कमरे में नीलामी शुरू होने से पहले। तो फिर जवान लड़के, अब तुम ये सामान यहाँ ला सकते हो। मुझे पूरा यकीन है कि हमारा स्थान किसी की नज़रों से दूर है। पिग्गी बैंक ने कहा। ये रहे वस्तुओं का पहला सेट।
देव ने अपनी सूची से तावीज़ निकालते हुए कहा। तावीज़, ये क्या करते हैं? पिग्गी बैंक ने अनिश्चितता से पूछा क्योंकि उसने पहली बार ऐसा देखा था। तावीज़ों के कई उपयोग होते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस प्रकार के हैं। उनका उपयोग आक्रमण या बचाव के लिए किया जा सकता है, और भी बहुत कुछ, बशर्ते लेखक उन्हें बना सके। देव ने कहा, तो क्या मुझे यह मान लेना चाहिए कि मेरे सामने वाले युवक ने इन्हें बनाया है? पिग्गी बैंक ने पूछा क्योंकि वह जानता है कि देव के पास इतने सारे ताबीज तब तक नहीं होंगे जब तक कि कारीगर स्वयं इन्हें न बनाएं। बाकी लोगों ने भी तावीज़ों को बारीकी से देखने के लिए देखा। 3 तावीज़ सबसे ज़्यादा उभर कर सामने आए क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो लड़ाई को बना या बिगाड़ सकती हैं। शांत और संयमित अनास्तासिया के चेहरे पर भी एक अजीब सा भाव था और अब वह देव को भर्ती करने के लिए पूरी तरह तैयार है। फ्लेम पर तावीज़ों का परीक्षण किया जा सकता है, लेकिन इन 3 महाकाव्य तावीज़ों की बात ही अलग है। मेरे पास अभी तक सिर्फ ये 3 ही हैं क्योंकि इन्हें बनाना बेहद मुश्किल है। देव ने कहा, जब उसे तावीज़ बनाने के कारण चेहरे पर हुए विस्फोटों का एक और दौर याद आया। मुझे विश्वास है कि हम इसे सफल बना सकते हैं, क्योंकि बाजार में उछाल लाने के लिए आपको उपभोक्ता को केवल एक बार विश्वास दिलाना होता है। पिग्गी बैंक ने कहा, जब देव ने कमरे में नीलामी के उद्घोषक के साथ प्रदर्शन किया। बाकी लोग बस हैरानी से कह सकते थे कि तावीज़ का इस्तेमाल कैसे किया जाता है क्योंकि इसमें कोई मन खर्च नहीं हुआ था। तावीज़ के कम कूलडाउन इस्तेमाल के बावजूद नुकसान भी ठीक ठाक है। हालांकि पिग्गी बैंक को देव के व्यक्तित्व से पैसे की गंध आ रही थी, जिसने उसे सर्वश्रेष्ठ व्यापारी खिलाड़ियों में से एक बना दिया। पिग्गी बैंक ने देव से कहा कि अगर उसे सामान बेचने के लिए किसी व्यापारी की ज़रूरत हो तो वह सीधे उससे संपर्क कर सकता है। एवरग्रीन के सदस्य देख सकते थे कि पिग्गी बैंक क्या कर रहा है, लेकिन वे उसे रोकते नहीं क्योंकि उनके भी उसके साथ दोस्ताना रिश्ता है। अगर वे पिग्गी बैंक के साथ दोस्ताना व्यवहार बनाए रखेंगे तो वे उसके प्राथमिक ग्राहक बन सकते हैं। क्या आप कुछ और बेचना चाहते हैं? पिग्गी बैंक ने शिष्टाचारवश पूछा, लेकिन उसे वास्तव में इससे अधिक की उम्मीद नहीं थी। मेरे पास एक और है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए मुझे पैसे के अलावा कुछ और चाहिए, देव ने कहा, जिससे सभी की दिलचस्पी बढ़ गई। फिर देव ने एबिस ड्रैगन ब्रीथ डिग्रेडेड नामक एक महाकाव्य कौशल पुस्तक निकाली। बाकी लोग समझ नहीं पा रहे थे कि एक महाकाव्य कौशल पुस्तक खेल बदलने वाले तावीज़ों से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। फिर देव ने समझाया कि यह कौशल पुस्तक अनोखी क्यों है। इस महाकाव्य कौशल में महारत हासिल करने पर इसे एक महान कौशल में बदला जा सकता है, लेकिन जाहिर है यह आसान नहीं होगा। देव ने अचानक कमरे में मौजूद लोगों पर एक ऐसा बम गिराया कि वे अब और चुप नहीं रह सके। एक महान कौशल। देव द्वारा एक महान कौशल के महत्व को कम करके आंकने पर सभी दर्शकों ने सोचा, शायद बहुत कम लोगों के पास महान कौशल होते हैं और देव स्वयं इसे कम करके आंक रहे हैं, जब तक उसके पास खुद एक महान कौशल नहीं है। अनास्तासिया ने सोचा क्योंकि वह शांत होने वाली पहली व्यक्ति थी। तो आपको क्या लगता है कि ये वस्तुएं कितने में बिकेंगी? देव ने पूछा, जबकि पिग्गी बैंक अभी भी अविश्वास में था। ये तावीज़ निर्माता की मेहरबानी से एक सेट के रूप में बेचे जाते हैं। उन्होंने उदारतापूर्वक पूरे सेट की शुरुआती कीमत 3000 स्वर्ण रखी है। हर बोली में 100 स्वर्ण की वृद्धि होगी। अब आप बोली लगाना शुरू कर सकते हैं, मेई ने घोषणा की और फिर पूरी नीलामी अफरा तफरी में उलझ गई। वीआईपी कक्ष 1 रेशियो 3000 स्वर्ण, वीआईपी कक्ष 3 रेशियो 4100 स्वर्ण, वीआईपी कक्ष 4 रेशियो 4200 स्वर्ण, वीआईपी कक्ष 12 रेशियो 5000 स्वर्ण। अल्पविराम। बोली की कीमत लगातार बढ़ती गई और वास्तव में ये पिछली 2 वस्तुओं के मूल्य से भी अधिक हो गई। वीआईपी कक्ष 1 रेशियो 21000 स्वर्ण, वीआईपी कक्ष 3 रेशियो 21100 स्वर्ण, वीआईपी कक्ष 2:21 200 स्वर्ण, वीआईपी कक्ष 7:21 300 स्वर्ण। कीमत अचानक 25,000 सोने के स्तर तक पहुंच गई और फिर किसी ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। आवाज़ अधिकारपूर्ण और धमकी भरी लग रही थी। जो कोई भी हमारी बोली से बड़ी बोली लगाएगा, उसे हमेशा के लिए क्रिम्सन फैंग्स द्वारा शिकार बनाया जाएगा। वीआईपी रूम 1 से आती एक आधिकारिक आवाज़ गूंजी जब उसने कमरे में ऑडियो फंक्शन का उपयोग किया। आपके गिल्ड से किसी को कोई खतरा नहीं है। यह नीलामी निष्पक्ष होनी चाहिए और आपको अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके दूसरों को बोली लगाने से नहीं रोकना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें वो चीज़ें मिल ही जाएंगी। 27,000 सोना। वीआईपी रूम 5 से एक स्त्री स्वर ने वीआईपी रूम 1 से आए आवाज़ का जवाब दिया। अपने पैसों से बात करो। 28,000 सोना। वीआईपी रूम 8 से एक आवाज़ आए। बस तुम तब तक इंतजार करो जब तक मैं तुम्हें ढूंढ न लूं और तुम्हें नरक का स्वाद न चखा दूं। वीआईपी रूम 1 से गुस्से में आवाज़ आए। भीड़ में अचानक से कानाफूसी शुरू हो गई क्योंकि यह मौखिक बहस निश्चित रूप से समाचार योग्य है।
यहाँ तक कि इस कार्यक्रम का प्रसारण कर रही प्रसारण कंपनियों ने भी अचानक सुर्खियां बटोरी, जैसे शीर्ष गिल्ड अन्य खरीदारों को डराने के लिए बल का प्रयोग करते हैं या प्रतिस्पर्धा को कुचलने के लिए शक्ति का प्रयोग करते हैं। खैर, हर कोई इस बारे में बात करने लगा कि इस तरह के तावीज़ क्या कर सकते हैं। पेंडेमोनियम फोरम पर सबसे ज़्यादा सर्च यही है कि ये तावीज़ किसने बनाए और तावीज़ बनाने के लिए कौन सी उपनौकरी श्रेणी है। तावीज़ों के लिए लड़ाई इतनी ज़ोरदार हो गई कि बहुत से लोग इसे देखने के लिए जुट गए। यहाँ तक कि नीलामी भी असली लड़ाई जितनी रोमांचक होती है, क्योंकि इसमें एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जाता है। लोग लड़ाई देखना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इससे उनका खून खौल उठता है। बोली आखिरकार वीआईपी रूम 5 की बोली 33,000 सोने पर रुकी। ऐसा लगता है कि उस कमरे में बोली लगाने वाले को असल में तावीज़ चाहिए थे, क्योंकि वे किसी वर्ल्ड बॉस या किसी और पर छापा मारने की कोशिश कर रहे होंगे। वीआईपी रूम 1 के लोग इस घटनाक्रम से खुश नहीं थे, लेकिन उनके पैसे इतनी ज़्यादा कीमत नहीं चुका पा रहे थे। सभी लोग कृपया शांत हो जाएं। व्यापारी संघ में किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मेई ने घोषणा की और आखिरकार सभी शांत हो गए। व्यापारी संघ से जुड़े किसी भी स्टोर पर खरीदारी पर प्रतिबंध लगना असल में एक आभासी वास्तविकता में मौत की इच्छा है। जैसे ही सब शांत हुए और आइटम को वीआईपी रूम 5 में बेचने की तैयारी पूरी हुई, मेई ने अगले आइटम का प्रचार शुरू कर दिया। अगली वस्तु के लिए विक्रेता बदले में कुछ पाने की उम्मीद कर रहा है, लेकिन अगर बदले में कुछ नहीं मिला तो हम पैसे से बोली लगाएंगे। यह इस आयोजन की आखिरी वस्तु है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप इसके बदले में कुछ लेकर आए होंगे। मेई ने घोषणा करते हुए अगली वस्तु दिखाने का इशारा किया। फिर टोकरे को पुरुषों के एक दल द्वारा उठाया जाता है और उसे चमकीले बैंगनी रंग के कपड़े से ढक दिया जाता है। यहाँ तक कि महत्व दर्शाने के लिए इसे एक सुनहरे मंच पर भी रखा जाता है। बाकी लोग इंतजार नहीं कर सकते थे, क्योंकि आखिरकार सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। अंत में कपड़ा हटा दिया जाता है और सब लोग देख सकते हैं कि उस चीज़ को छिपाया जा रहा है। प्रतिक्रिया उम्मीद से अलग होती है। उम्मीद तो यही थी कि लोग हैरान और विस्मित होंगे, लेकिन भीड़ हक्की बक्की रह जाती है। भीड़ इसलिए अचंभित थी क्योंकि आखिरी चीज़ असल में एक महाकाव्य कौशल पुस्तक थी। वे तो गुस्से में भी थे। उन्होंने पूरा दिन इंतजार किया और आखिरी चीज़ असल में एक महाकाव्य कौशल पुस्तक ही थी। हाँ, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुमने तो बहुत बड़ा भाषण दिया और ये तो एक महान कौशल पुस्तक है। एक अनजान खिलाड़ी ने ऐसा कहा, जिससे एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू हो गई। आपने पहले ही कुछ महान कौशल पुस्तकें बेच दी हैं, अब इसे क्यों बेच रहे हैं? एक अन्य अनजान व्यक्ति ने पूछा। कृपया शांत हो जाए, शांत हो जाए। आपने अभी तक मेरी यह व्याख्या नहीं सुनी है कि यह कौशल पुस्तक मुख्य कार्यक्रम क्यों है। मेई ने मुकुट को शांत करने के लिए प्यारी सी हरकत करते हुए कहा और मुकुट काफ़ी हद तक शांत हो गया। भीड़ अभी भी थोड़ी बेकाबू थी, लेकिन धीरे धीरे शांत हो रही है। मेई ये देख सकती थी और जब तक लोग चिल्ला रहे थे, उसने चुप रहने का फैसला किया। वह किसी बड़े बच्चे की तरह है जो किसी बेकाबू बच्चे के नखरे बंद होने का इंतजार कर रहा हो। आखिरकार जब एक सम्मानजनक शांति सुनाई देती है, तब वह बोली, आखिरकार मुझे उम्मीद है कि आप सब शांत हो गए होंगे। प्लीज़ बच्चों जैसा व्यवहार करना बंद करो, क्योंकि सिर्फ मैं ही ऐसा कर सकती हूँ। चू, मेई ने भीड़ की तरफ एक फ्लाइंग किस देते हुए कहा। उसने प्यारा व्यवहार इसलिए किया ताकि भीड़ उस पर पलटवार न करे, क्योंकि उसने उन्हें बच्चे कहकर अपमानित किया था। मैं तुम्हें समझाती हूँ कि यह महाकाव्य कौशल पुस्तक क्या है, मेई ने घोषणा की, लेकिन किसी ने उसे बीच में ही रोक दिया। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह केवल एक महाकाव्य कौशल पुस्तक है, किसी ने चिल्लाकर कहा। अगर आपको लगता है कि यह कौशल पुस्तक सिर्फ एक महाकाव्य कौशल पुस्तक है, तो आप गलत हैं। इस मंत्र पुस्तक के अंदर का यह महाकाव्य कौशल एक महान कौशल में विकसित हो सकता है, मेई ने घोषणा की, जिससे कार्यक्रम स्थल पर मौजूद सभी लोग अवाक रह गए। एक महान कौशल ऐसा होता है जिसे कोई भी हासिल नहीं कर सकता। केवल कुछ ही खिलाड़ी इसे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि महान माने जाने वाले एनपीसी भी किसी खिलाड़ी को ऐसा कौशल सिखा सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं। भले ही यह अभी एक महाकाव्य कौशल हो, लेकिन सिर्फ इस बात का आश्वासन कि कौशल पुस्तक एक महान कौशल में विकसित हो सकती है, इसकी कीमत आसमान छू जाएगी। नीलामी में शामिल लोगों के दिमाग में सबसे पहले यही सवाल आया कि संभावित दिग्गज कौशल कौन बेचेगा। खैर, उन्हें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए, क्योंकि अब सिर्फ एक ही बात महत्वपूर्ण है कि इस कमरे में बैठे लोगों के पास एक दिग्गज कौशल पाने का मौका है। वे व्यापार की शर्तों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कौशल पुस्तक का विक्रेता महाकाव्य कौशल पुस्तक के बदले एक पौराणिक हथियार देना चाहता है। हम आपको उस पुस्तक का विवरण दिखाएंगे जिसका व्यापारी संघ के एक सर्वोच्च मूल्यांकनकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया है। मेई ने मॉनिटर की ओर इशारा करते हुए कहा। आइटम, एबिस ड्रैगन ब्रेथ डिग्रेडेड स्किल बुक। स्तर, महाकाव्य महारत हासिल करने पर महान कौशल में अपग्रेड किया जा सकता है। शर्तें, मैजिक जॉब क्लास।
प्रभाव: ठंडी ऊर्जा की एक केंद्रित किरण को दुश्मनों पर सीधी रेखा में फेंकता है जिससे 500% जादुई क्षति पहुंचती है। बर्फ जादू में विशेषज्ञता रखने वाले जादूगरों में शीतदंश उत्पन्न करता है। मन लागत: 1500 MP। कास्ट समय: 10 सेकंड। कूलडाउन: 2 घंटे। देव को भी इस बात का अंदाजा तब हुआ कि यह कौशल एक महान कौशल में बदल सकता है जब उसने अपनी बुरी नज़र से इसका निरीक्षण किया। ये जानने के बाद भी वह इस वस्तु का व्यापार करना चाहता था। उसे अपने हथियार को उन्नत करने के लिए महान वस्तुओं की आवश्यकता थी। विक्रेता ने यह भी बताया कि वह टूटे हुए हथियार भी स्वीकार कर लेगा, बशर्ते कि वह अभी भी महान श्रेणी का हो। मेई ने घोषणा की। पहले तो कोई कुछ बोलना ही नहीं चाहता था क्योंकि कौन समझदार होकर अपना महान हथियार छोड़ेगा। एक और बात यह है कि भला कौन ऐसा महान हथियार देगा जिसे कोई देने को तैयार हो। देव ने टूटे हुए हथियार की शर्त इसलिए रखी थी ताकि वह उसे ढूंढने के बाद देवता लोहार से उसे ठीक करवा सके। एनपीसी द्वारा दिए गए कार्य उन्हें किसी अधूरे लक्ष्य तक नहीं ले जाएंगे क्योंकि एक अर्धदेव लोहार होना चाहिए जो टूटे हुए पौराणिक हथियार को भी ठीक कर सके और उन्हें बस उस व्यक्ति को ढूंढना है। देव का तर्क है कि एक पौराणिक कौशल उस पौराणिक हथियार से कहीं ज्यादा उपयोगी होता है जिसने अपनी स्थायित्व खो दी है। खेल में एनपीसी लोहार केवल उन्हीं हथियारों की मरम्मत कर सकते थे जो उनकी क्षमता या रेटिंग के अनुरूप हों। यही कारण है कि जिन शीर्ष खिलाड़ियों को कोई महान हथियार मिल जाता था उनके पास भीड़ के लिए एक और हथियार होता था। चूंकि वे ढेर सारा सोना खरीद सकते थे, इसका मतलब है कि यहाँ कुछ खिलाड़ियों को कम से कम एक बार किसी महान हथियार का सामना करना पड़ा होगा। क्या कोई भी व्यापार करने को तैयार नहीं है? मेई ने पूछा और भीड़ पर नजर दौड़ाई कि क्या कोई बोली लगाने को तैयार है। देव निराश हो गया क्योंकि किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब वह अटेंडेंट से बोली बदलकर सोने की करने को कहने ही वाला था कि अचानक एक आवाज़ सुनाई दी। इस बोली ने स्किल बुक के लिए बोली युद्ध को भड़का दिया। कौशल पुस्तक के लिए एक टूटा हुआ पौराणिक हथियार। वीआईपी कक्ष 2 से एक आवाज ने कहा। कौशल पुस्तक के लिए 2 टूटे हुए पौराणिक हथियार। वीआईपी कक्ष 8 से एक आवाज ने कहा। बोलियां सुनते ही सन्नाटा छा गया। भीड़ भी हैरान थी क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि कोई भी बोली के लिए राजी हो जाएगा। वीआईपी इस स्किल बुक को पाने के लिए इसलिए जूझ रहे हैं क्योंकि एक लेजेंडरी स्किल गेम चेंजर होता है। लेजेंडरी स्किल्स देव के वोटेक्स स्किल जैसे महाकाव्य स्किल्स से बहुत अलग होते हैं। जब किले की सुरक्षा के वीडियो रिलीज होते हैं तो कुछ वीडियो को दूसरों की तुलना में ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं। उनमें से एक हो यीवेई की रक्षा और अल्बास्टर किले की रक्षा है। इन दोनों वीडियो ने बड़े गिल्ड वीडियो का ध्यान खींचा क्योंकि उनमें पौराणिक कौशल का इस्तेमाल होता हुआ दिखाई दिया। हो यीवेई ने एक ऐसे कौशल का इस्तेमाल किया जिससे एक सूर्य नीचे आ गया और उसने एक विस्तृत क्षेत्र में मरे हुए प्राणियों को कुचल दिया। अल्बास्टर किले की रक्षा में उन्होंने ऊर्जा के 2 भंवर देखे जो उसके अंदर के सभी मरे हुए प्राणियों को खींच रहे थे। शीर्ष संघ एक ही समय में आश्चर्यचकित और ईर्ष्यालु हो सकते थे। वे किसी भी तरह से एक महान कौशल प्राप्त करने के लिए तरस रहे थे। कौशल पुस्तक के लिए 3 टूटे हुए पौराणिक हथियार। वीआईपी कक्ष 9 से एक आवाज ने कहा। नीचे दिए गए लोग वास्तव में स्तब्ध रह गए क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लोग किसी कौशल पुस्तक के लिए इतना दांव लगाएंगे क्योंकि कुछ लोगों ने अभी तक किसी महान कौशल का प्रभाव नहीं देखा है। अज्ञानता वास्तव में किसी की जान ले सकती है। ये तथ्य कि शीर्ष गिल्ड टूटे हुए महान हथियारों को फेंकने को तैयार हैं, कुछ मायने रखता है। कौशल पुस्तक के लिए 4 टूटे हुए पौराणिक हथियार। वीआईपी कक्ष 6 से एक आवाज ने कहा। कौशल पुस्तक के लिए 5 टूटे हुए पौराणिक हथियार। वीआईपी कक्ष 5 से एक आवाज आई। आखिरी बोली के बाद कोई भी बोली नहीं बढ़ा सका और पूरे 1 मिनट तक कोई आवाज नहीं सुनाई दी। जैसे ही मेई ने मौजूदा दांव की उल्टी गिनती शुरू की, सन्नाटा टूट गया। ऐसा लग रहा था कि अब कोई बोली नहीं लगा रहा है क्योंकि कोई भी कीमत नहीं बढ़ा रहा है। आईपीवी रूम 5 से 5 इंच के विशालकाय हथियार। 1 बार जा रहे हैं, 2 बार जा रहे हैं। अयोध्या रूम 5 बिक गए। बधाई हो, मेई ने घोषणा की कि उनकी और फिल्में अंततः समाप्त हो गईं। नीलामी खत्म हुई और गेमिंग से लेकर हर न्यूज़ आउटलेट में इसकी चर्चा होने लगी। देव की कमाई उसकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा बढ़ गई। उसने तो सोचा भी था कि अपना सारा समय तावीज़ बनाने में लगा देगा, लेकिन लगातार विस्फोटों के डर से ही वह कांप गया। ये हैं वे वस्तुएं जिनकी बोली आपने मास्टर इक्विनॉक्स के लिए लगाई थी। व्यापारी संघ के सेवक ने देव को वस्तुएं देते हुए कहा। इस बार तो हमें सचमुच बहुत फ़ायदा हुआ भाई इक्विनॉक्स। पिग्गी बैंक ने ज़ोरदार हंसी के साथ कहा, जिस पर एवरग्रीन की महिलाओं ने अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। अगर इस आदमी की बिजनेस सेंस अच्छी न होती तो अब तक मैं उससे नफरत कर चुका होता। मारिपोसा ने सोचा, लेकिन कुछ कहा नहीं। शुक्रिया तो मुझे ही कहना चाहिए। अगर आप न होते तो शायद मैं उन्हें कम दाम पर बेच देता। देव ने जवाब दिया। जब भी तुम्हें कुछ अच्छा मिले मुझसे फिर संपर्क करना। आखिरकार हम दोस्त हैं। पिग्गी बैंक ने देव से हाथ मिलाते हुए कहा और चला गया क्योंकि उसे आज की अपनी कमाई गिननी थी।
क्या तुम्हें इक्विनॉक्स से कुछ काम है? अनास्तासिया ने पूछा क्योंकि वह लड़के का पक्ष लेना चाहती थी। मैं इस समय एक पेड़ को बचाने का काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे इसे पूरा करना होगा क्योंकि इसकी समय सीमा है। देव ने स्पष्ट उत्तर दिया। एक पेड़? तुम जरूर अजीबोगरीब काम करते हो। क्या इसी से तुम इतने ताकतवर हो? मारिपोसा ने चिढ़ाते हुए कहा। खैर, एक बूढ़ी औरत ने मुझ पर यह खोज थोप दी थी, इसलिए मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, देव ने कहा और कहीं एक ड्रॉइड छींका। अगर तुम चाहो तो हमारे किसी छापे में फिर से शामिल हो सकती हो। मुझे यकीन है कि तुम्हें लेवल बढ़ाने में दिक्कत हो रही होगी, सेर्सी ने पूछा क्योंकि वह जानती है कि समनर्स को दूसरे लेवल तक पहुंचने में भी काफ़ी समय लगता है। मैं ठीक हूँ, लेकिन अगर आपको और तावीज़ों की ज़रूरत हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, हालांकि अगला सेट बिक्री के लिए होगा। अगर आपको मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं आपसे फिर मिलूंगा, देव ने झुककर कहा और चला गया। मैं उसे वहीं भर्ती करना चाहती थी, लेकिन अभी सही समय नहीं था। हालांकि मैं बोल नहीं पा रही थी। देव के दरवाज़ा बंद करने के बाद सेर्सी ने कहा। इक्वल्स 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 अब जब मैं शाही राजधानी में हूं तो मुझे जादूगर टॉवर पर जाकर कानलाउन और सेना के लिए कौशल पुस्तकें खरीदनी चाहिए, देव ने खुद से कहा क्योंकि अब वह एक विशाल शिखर के सामने था। जादूगरों का ये टावर बाकी इमारतों से अलग है और असल में ये रईसों के ज़िले के किनारे पर स्थित है। जादूगरों के इस टावर का प्रबंधन असल में महल के शाही जादूगर द्वारा किया जाता है। टावर की हर मंजिल में अलग अलग प्रवेश स्तर हैं, लेकिन पहली मंजिल पर आप मंत्र पुस्तकें खरीद सकते हैं। देव ने जादूगरों के टावर में उत्साह के साथ प्रवेश किया क्योंकि वह भी नए कौशल की संभावना से उत्साहित था। जादूगरनी की मीनार के ऊपर एक बूढ़ा आदमी ध्यान कर रहा है, लेकिन अचानक उसे एक अनुभूति हुई जिससे वह जाग गया। उसे किसी जानी पहचानी चीज़ की उपस्थिति का एहसास हुआ, क्योंकि उसकी भी लगभग वैसी ही आभा थी। वह जादूगरनी की मीनार का मुखिया है और वर्तमान शाही जादूगर है। उन्होंने शाही बैंगनी रंग का एक वस्त्र पहना हुआ था जिस पर सोने और चांदी की परत चढ़ी हुई थी। आप देख सकते थे कि उन्होंने जो कुछ भी पहना है वह बेहतरीन कारीगरों द्वारा सावधानीपूर्वक बनाया गया है। उनके बाल सफ़ेद थे और लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी। उनके सिर पर जादूगर की खास टोपी थी जिसे हर कोई जानता है और उसका रंग भी उनके वस्त्रों की तरह ही शाही बैंगनी है। दिलचस्प बात है, एक राक्षस बिना किसी दुर्भावना के मीनार के अंदर घुसने में कामयाब हो गया। शायद वह हम जैसे लोगों की इच्छाएं पूरी कर सके, बूढ़े आदमी ने कहा और उस कमरे से गायब हो गया जिसमें वह था। देव बुलेटिन बोर्ड पर मंत्र पुस्तक का विवरण देख रहा था कि अचानक किसी ने उसके कंधे पर थपथपाया। देव ने पलटकर देखा तो एक बूढ़ा आदमी टावर में जादूगरों जैसे वस्त्र पहने हुए था। देव को आश्चर्य हुआ कि इस बूढ़े आदमी ने अचानक उसके कंधे क्यों थपथपाए। क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए सर? देव ने पूछा। बूढ़े आदमी ने देव के सवालों का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे गौर से घूरता रहा। देव को बूढ़े आदमी की घूरती निगाहों से डर लग रहा था क्योंकि ऐसा लग रहा था मानो बूढ़ा आदमी उसे नंगा देख रहा हो। हालांकि अजीब बात यह थी कि देव को बूढ़े आदमी की आभा से एक तरह का अपनापन महसूस हो रहा था। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं सर? देव ने एक बार फिर पूछा, लेकिन इस बार उसने अपनी बुरी नज़र से बूढ़े आदमी का नाम पहचान लिया। एनपीसी एमरिस। देव ने अपनी बुरी नज़र का इस्तेमाल किया, लेकिन उसे बस एक नाम मिला जो उसे बहुत अजीब लगा। वह सोच रहा था कि ऐसा क्यों है, लेकिन उसके दिमाग में बस यही बात आ रही थी कि यह बूढ़ा आदमी खास है। उसके सामने खड़ा बूढ़ा कोई कमज़ोर नहीं हो सकता क्योंकि देव की बुरी नज़र उसकी सारी जानकारी नहीं जान सकती। हो सकता है कि आप इस समय थोड़े कमज़ोर हों, लेकिन हमारी इस मुश्किल से निकलने का यही एकमात्र रास्ता हो सकता है। एमरिस ने मन ही मन बुदबुदाना शुरू कर दिया। अगर आपको कुछ नहीं चाहिए सर तो मैं चलता हूँ, देव ने कहा, लेकिन बूढ़े ने उसके कंधे पकड़ लिए। अचानक बूढ़े की पकड़ इतनी मजबूत और अडिग हो जाती है कि देव की पूरी ताकत के बावजूद वह एक इंच भी हिल नहीं पाता। वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह बूढ़े से दूर नहीं जा पाता। सच में, ये बूढ़ा आदमी खाता क्या है? अपने कमज़ोर शरीर के बावजूद यह मुझसे ज़्यादा ताकतवर कैसे है? देव ने सोचा। वह बूढ़े आदमी से दूर जाने की कोशिश करता रहा। मेरे पीछे आओ, एमरिस ने कहा और देव का हाथ खींचते हुए वे एक दरवाजे में प्रवेश कर गए। क्या मुझे मदद के लिए चिल्लाना चाहिए? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम अदृश्य हो गए हैं या कुछ और। इस बूढ़े आदमी पर जादू का जादू है और जब उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे भी जादू से ढक दिया। मुझे कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए, देव ने सोचा। बचाओ, मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ घसीटा जा रहा है, देव चिल्लाया, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन सका। उसका शक अचानक सच साबित हुआ जब किसी ने उनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। जब तक मैं धैर्य रख रही हूँ तुम्हें चुप रहना चाहिए, युवा शैतान, एमरिस ने कहा, जिससे देव अंदर तक स्तब्ध रह गया। हमें उन ताबीजों को बनाने वाले व्यक्ति को ढूंढना होगा, वीआईपी रूम 1 में मौजूद व्यक्ति जैसी आवाज में एक आदमी ने कहा।
हमारे पास एकमात्र सुराग व्यापारी संघ से पूछना ही है, लेकिन उनके मुंह पर भी ताला लगा है। वे अपने यहाँ पंजीकृत सभी कारीगरों की रक्षा करेंगे। अगर हम उन्हें रिश्वत देने की कोशिश भी करें तो भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि उस लेखक की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी। उसके बगल से एक आवाज़ आए, हम अकेले नहीं हैं जो जानना चाहते हैं कि वह कौन है। महामारी में हर कोई जानता है कि उनकी पहचान क्या है। हमें बस उसे ढूंढने वाले पहले व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि उसे भर्ती करने वाले पहले व्यक्ति बनाना है। व्युत्पत्ति कक्ष एक में मौजूद व्यक्ति की आवाज़ देखी गई। इक्वल्स 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 इक्वल्स। जब देव और एमरिस दरवाजे से गुजरे तो वे अगले कमरे में नहीं पहुंचे, बल्कि गायब हो गए। देव को भी यही एहसास तब हुआ जब उसने अपनी नई स्किल टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया। देव को आखिरकार समझ आया कि बूढ़ा आदमी जाना पहचाना क्यों लग रहा था, और उसकी आभा किसी डेमोस जैसी थी। वे दोनों किताबों और जादुई घेरों के चित्रों से भरे एक कमरे में पहुंचे। एमरिस ने आखिरकार देव को छोड़ दिया जब वे अपनी मंजिल पर पहुंचे। हालांकि देव को अब भी उस बूढ़े आदमी पर शक था कि कौन सही सोच वाला किसी को बिना सोचे समझे घसीट ले जाएगा। तुम मुझे कहाँ घसीट कर ले आए, बूढ़े? क्या तुम्हें नहीं पता कि नाबालिग को हिरासत में रखना गैरकानूनी है? देव अचानक बोल पड़ा। तुम मेरी आंखों को धोखा नहीं दे सकते, बेटा। मैं जानता हूं कि तुम एक राक्षस हो। मैं तुम्हारे भेष को साफ साफ देख सकता हूं। एमरिस ने कहा। मैं इंसान हूं, बूढ़े आदमी। क्या तुम्हारी आंखें अंधी हो गई हैं या तुम बूढ़े हो गए हो? देव ने जवाब दिया। एमरिस की भौहें तन गईं और उसने अचानक कुछ कहा। फिर उसने देव की ओर कोई अदृश्य चीज़ फेंकी। हवा के एक झोंके जैसी चीज़ देव से टकराए और उसके साथ ही उसका ग्लैमर भी उड़ गया। उसका पूरा राक्षसी रूप अब सबके सामने था, लेकिन शुक्र है कि कमरे के अंदर सिर्फ दो ही थे। और कुछ कहना है? एमरिस ने पूछा। तुम शुद्ध मनुष्य नहीं हो, है न? देव ने कहा, जिससे एमरिस की भौहें तन गईं। ओह, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? एमरिस ने पूछा। एक सामान्य इंसान ये जानकर तुम्हारी तरह प्रतिक्रिया नहीं करेगा कि तुम्हारे सामने एक राक्षस है। तुम्हारी गंध भी दूसरे इंसानों से अलग है। तुम्हारी गंध भी राक्षस जैसी है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। देव ने जवाब दिया। ओह, लगता है इस बार मेरी किस्मत अच्छी है। तुम सही कह रहे हो, मैं पूरी तरह से इंसान नहीं हूँ। एमरिस ने कहा। तो फिर मैं ये जानना चाहूँगा कि कैसे कोई व्यक्ति जो पूरी तरह से मानव नहीं था, साम्राज्य का शाही जादूगर बन गया। देव ने अचानक कहा, जब उसे याद आया कि एमरिस कौन था। मुझे लगा कि उसका नाम जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि जादूगरनी के टॉवर में मेरी मुलाकात उससे होगी। एमरिस, साम्राज्य का शाही जादूगर, एक ऐसा जादूगर जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे तत्वों पर पूरी महारत हासिल है और यहाँ तक कि रहस्यमयी जादू करने में भी सक्षम है। देव ने सोचा, क्योंकि उसे अपने सामने खड़े बूढ़े आदमी के बारे में सारी बातें याद आ रही थीं। जाहिर है, मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ, लेकिन मुझे शक है कि तुम एक बूढ़े आदमी की अपनी पुरानी शान के बारे में बड़बड़ाहट सुनना पसंद करोगे। बल्कि, क्या तुम यह नहीं जानना चाहोगे कि मैं तुम्हें जादूगरनी की मीनार के ऊपर तक क्यों घसीट लाया? एमरिस ने कहा। तुम शायद मुझसे कुछ ऐसा पूछोगे जो तुम्हारे लिए बहुत सिरदर्द बन जाएगा। मैं पहले से ही काफ़ी व्यस्त हूँ, इसलिए मेरे काम में और कुछ मत जोड़ो। आम प्रतिक्रिया यही होगी कि मुझे तुरंत मार डालो, क्योंकि राक्षस अंतरिक्ष जादू में पारंगत होते हैं, इसलिए बच निकलना आसान है। मैं अभी भी जिंदा हूँ, इसका मतलब है कि तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, क्योंकि अगर तुम खुद कोई कदम उठाओगे तो साम्राज्य या किसी और को पता चल सकता है। देव ने ऐसा कहा जिससे एमरिस हक्की बक्की रह गई। खैर, तुम में कोई मज़ा नहीं है। मैं एक बार रहस्यमयी बनना चाहता था, एमरिस ने जवाब दिया, और बूढ़ा आदमी उदास हो गया। तो आप क्या चाहते हैं शाही जादूगर एमरिस? देव ने पूछा, क्योंकि वह जानता है कि यह अंततः एक खोज की ओर ले जा सकता है। मैं तुमसे शाही जादूगर के रूप में नहीं, बल्कि अर्धराक्षस एमरिस के रूप में पूछ रहा हूँ। क्या तुम हमारी तरह स्वीकार कर सकते हो और हमें आश्रय दे सकते हो? एमरिस ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा कि देव को भी उस बूढ़े व्यक्ति की गरिमा का एहसास हुआ। हमें खुद अपनी रक्षा करने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि पूरी दुनिया हमें शिकार बना रही है। अगर हम अपनी मदद नहीं कर सकते तो हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं, अर्धराक्षसों? देव ने जवाब दिया, क्योंकि वह जानता है कि अर्धराक्षस विरोधाभासी तलों में जीवित नहीं रह पाएंगे। क्या आपको ये जानने में कोई जिज्ञासा नहीं है कि हर चच, यहाँ तक कि जीवन के चच द्वारा भी राक्षसों को क्यों सताया जा रहा है? एमरिस ने कहा, जिससे देव को तुरंत दिलचस्पी हुई। यहाँ तक कि डेमोस के बुजुर्गों ने भी उसे बस यही बताया कि चर्चों ने अचानक राक्षसों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया है। वे केवल अनुमान ही लगा सकते थे कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन आगे कोई जांच पड़ताल नहीं कर सकते थे। जादू टोना आपको हमेशा छुपा कर नहीं रख सकता, ठीक वैसे ही जैसे देव के साथ हुआ था, क्योंकि एमरिस ने उसके भ्रम को आसानी से भांप लिया था। लगता है कुछ प्रकार के रूपांतरकारी हर राज्य के शाही परिवारों और यहाँ तक कि चर्च के ऊंचे पदों पर भी घुसपैठ करने में कामयाब रहे।
जब मैं साम्राज्य के शाही परिवारों के चक्कर लगा रहा था तो संयोग से मुझे एक ऐसा मिला, एमरिस ने कहा, और फिर देव के दिमाग में कुछ कौंधा। जब तुम्हें जो मिला उसने अपना भेष बदल दिया तो वह कैसा दिखता है? देव ने तुरंत पूछा। अगर आपको मुझसे और जानकारी चाहिए तो आपको मेरी मांगें माननी होंगी। क्या हमारा कोई समझौता हो गया है? एमरिस ने कहा, लेकिन देव आसानी से इस मांग पर राजी नहीं हुआ। मुझे आपकी किसी भी मांग पर सहमत होने से पहले अपने बड़ों से सलाह लेनी होगी। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो पूरी जाति की जिम्मेदारी यूं ही अपने ऊपर ले लूं। देव ने कहा, क्योंकि वह जानता था कि यह फैसला लेना आसान नहीं है। मैं आपके फैसले का इंतजार करूंगा। हमें कोई जल्दी नहीं है, लेकिन जल्द फैसला आना ज्यादा अच्छा रहेगा, एमरिस ने कहा। देव ने फिर एक फ्रैक्चर की ओर जाने के लिए अपनी टेलीपोर्टेशन स्किल को सक्रिय किया। वह फ्रैक्चर के अंदर चला गया, लेकिन अचानक उसे एक ज़रूरी बात याद आ गई जो उसके दिमाग से गुजर गई। वह असल में भूल गया था कि वह जादूगर के टावर में इसलिए गया था क्योंकि वह जादू की किताबें लेना चाहता था। मुझे एक भी जादू की किताब खरीदने का मौका नहीं मिला, देव अचानक चिल्लाया जब वह स्थानिक दरार में प्रवेश कर रहा था। देव पैराडॉक्स प्लेन्स में वापस लौटा और तुरंत एस्कालोर के निवास पर गया। उसे यह एहसास हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि एस्कालोर कुछ उस बड़े की तरह है जो सब कुछ संभालता है, जबकि बाकी दोनों की जिम्मेदारियां अलग हैं। ब्रोंक्स डेमोस को प्रशिक्षित करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि कोरोन खुफिया जानकारी या शोध के लिए जिम्मेदार है। देव एस्केलोर के पास गया और उसे फिर से कुछ और लोगों को आदेश देते हुए पाया। उसने उस बुजुर्ग का इंतजार किया कि वह अपना काम पूरा करे, उसके बाद ही वह उसे परेशान करेगा। जब एस्केलोर किसी से बात नहीं कर रहा होता तब देव अपना सवाल पूछता, क्योंकि उसके हिसाब से वह काम उतना महत्वपूर्ण नहीं था। ऐसा नहीं है कि देव कठोर हृदय का है, बल्कि वह तार्किक है। दूसरों को स्वीकार करने से पहले आपको अपने समुदाय की आर्थिक स्थिति पर विचार करना होगा। दयालुता अच्छी हो सकती है, लेकिन दयालुता सभी को पोषण नहीं दे सकती, खासकर अगर दूसरे खुद मुश्किल हालात में हों। क्या कुछ नया है जो तुम पूछना चाहते हो? एस्कालोर ने पूछा। क्या आप अर्धराक्षसों के बारे में जानते हैं, बूढ़े आदमी? देव ने प्रतिवाद किया। जब असल ने लड़के के मुंह से निकली बात सुनी तो उसने आंखें सिकोड़कर देव की तरफ देखा। देव ने असल की प्रतिक्रिया देखी और उसे यकीन हो गया कि बुजुर्ग को कुछ तो पता है। देव बुजुर्ग के बोलने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि बुजुर्ग कुछ कहना चाहता था। क्या आपका सामना उनमें से किसी से हुआ? असल ने पूछा। हाँ, मेरा सामना एक से हुआ था और उसने मुझसे उन्हें दूसरी जगह बसाने में मदद करने के लिए कहा था। एक बात जो मुझे पक्की नहीं लग रही वह ये कि जिससे मेरा सामना हुआ वह साम्राज्य का शाही जादूगर बन गया, देव ने कहा। क्या आप जानते हैं कि हम एक अलग थलग जाति क्यों बन गए? एस्केलर ने अचानक पूछा, जिससे देव सोचने लगा। मुझे लगा था कि हम एकांत में हैं क्योंकि पूरी दुनिया हमारे पीछे पड़ी है। आपने मुझे एक बार बताया था कि टेलीपोर्टेशन उपकरणों को चलाने के लिए हमारे कोर निकाले जा सकते हैं। देव ने जवाब दिया कि उसे अभी क्या बताया गया था। भले ही पूरी दुनिया हमारी प्रजाति के बारे में जानती हो, फिर भी हम अपनी अनोखी नस्ल के कारण उन्हें आसानी से डरा सकते हैं। असमोडियन जातियों ने एकांत में रहना इसलिए नहीं चुना क्योंकि हम डरे हुए थे, बल्कि इसलिए क्योंकि अंधेरे देवताओं के साथ युद्ध के बाद जब हम दूसरों के साथ घुल मिल गए तो उनके साथ क्या हुआ था, एस्केलर ने कहा, और देव ध्यान से सुन रहा था क्योंकि उसे और भी कहानियां सुनाई जा रही थीं। एस्केलर ने बताया कि पहले 5 वंशज असमोडियन जातियों की एक परिषद हुआ करती थी। उस समय कोई भी जाति एक दूसरे के साथ घुलने मिलने के लिए स्वतंत्र थी, लेकिन इसमें कुछ जटिलताएं भी थीं। कुछ जातियों को दूसरों के साथ रहना पसंद था, जबकि कुछ की आदतें अलग थीं। सबसे ज्यादा समस्या तब सामने आई जब संकर प्रजातियां सामने आईं। वे 2 अलग अलग दुनियाओं से थे, फिर भी किसी एक से संबंधित नहीं थे। वे समस्या पैदा करने वाले नहीं थे, लेकिन वे किसी एक प्रजाति की ताकत को अधिकतम नहीं कर सकते क्योंकि वे मूलतः उन दोनों प्रजातियों का औसत हैं जिनसे वे संबंधित हैं। यह विभाजन स्पष्ट हो गया क्योंकि एक दूसरे के साथ बातचीत करने के बावजूद कोई भी एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। ये टाला नहीं जा सकता क्योंकि हर व्यक्ति एक खास समूह से संबंधित होने के बावजूद अनोखा होता है। अंततः झगड़े शुरू हो गए और परिषद मुश्किल से सब कुछ एक साथ रख पा रही थी। अंततः परिषद ने भंग करने का निर्णय लिया, लेकिन मुख्य समस्या ये थी कि संकर प्रजातियां कहाँ रहेंगी। संकर प्रजातियों ने अपनी वंशावली के आधार पर समूह बनाने का निर्णय लिया। आधे मनुष्यों ने एक साथ रहने का निर्णय लिया और बाकी ने भी ऐसा ही किया। फिर सैकड़ों साल बाद जब संकर प्रजातियों की पहली कुछ पीढ़ियां मर गईं, तो शिकार शुरू हुआ। शांति से रह रही 5 असमोडियन जातियों को किसी के बहकावे में आकर उनके वंशजों द्वारा शिकार बनाया जाने लगा। इससे बाकी जातियों को पलायन करना पड़ा क्योंकि संकर जातियों की संख्या 5 असमोडियन जातियों से ज्यादा थी। डेमोस ने सेल्वागियन और फैकिन को उन दूसरी दुनियाओं में भेज दिया जो उनके लिए उपयुक्त थीं।
जोटुन उन क्षेत्रों में रहे जहां तापमान बहुत ज्यादा था और जो उनकी मानसिक निकटता के अनुरूप थे। अरेबियन मानव समाज में घुल मिल गए क्योंकि वे उनसे अलग नहीं दिखते थे। डेमोस ने छिपे रहने के लिए एक विरोधाभास बिंदु पर रहने का फैसला किया, जिसने उन्हें सभी असमोडियन जातियों में सबसे अधिक छिपे रहने योग्य बना दिया। डेमोस कभी नहीं भूल सकते कि क्या हुआ था, क्योंकि असमोडियन जातियों के शिकार के पीछे असल में एक मानव डेमोस संकर है। इसी संकर को बाद में मानव जाति के पहले नायक कैसर के रूप में जाना गया। अपनी डेमोस आनुवंशिकी के कारण उसने तात्विक और रहस्यमय दोनों तरह के जादू का इस्तेमाल किया। पांचों असमोडियन जातियों को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक दुश्मनी क्यों शुरू हो गई, जबकि हर समूह अनाक्रमण संधि पर सहमत था। सबसे बड़ी बात यह थी कि सिर्फ 5 असमोडियन जातियों को ही निशाना क्यों बनाया गया। देव भी शक करने लगा और सोचने लगा कि इसके लिए असल में वे ही लोग जिम्मेदार हैं, या शायद इससे भी बदतर। तो अब तुम्हें पता चल गया कि मैं उन अर्धराक्षसों की मदद करने के लिए क्यों राजी नहीं होऊंगा, जबकि उनमें हमारा खून है। ऐसा इसलिए नहीं है कि हम डेमोस अच्छे हैं, बल्कि इसलिए कि हमें अपनी सुरक्षा को सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर हम सब मर गए तो ब्रह्मांड पर नजर रखने वाला कोई नहीं रहेगा। असला ने सख्त लहजे में कहा। क्या होगा यदि हम एक बार फिर परिषद शुरू करें? देव ने पूछा, और फिर एस्केलर इस सुझाव के कारण ठिठक गया। लगता है जो भी इस विभाजन के पीछे है वह एक बार फिर आगे बढ़ रहा है, और इस बार वे अर्धराक्षसों को निशाना बना रहे हैं। क्या होगा अगर हम ही मुख्य दुनिया में 5 जातियों के लिए एक बार फिर से एक आश्रय स्थल शुरू कर दें? देव ने सुझाव दिया। सिर्फ इसलिए कि हम पहली बार असफल हुए, इसका मतलब यह नहीं कि हम दूसरी बार भी असफल होंगे। लेकिन इस बार अगर हम 5 अलग अलग समुदाय बनाएं और बीच में एक बड़ा एकीकृत समुदाय बनाएं, तो क्या होगा? कोरोन हमेशा मुझसे कहता था कि समय सारे जख्म भर देता है। इसके अलावा हमारे सामने एक बड़ा खतरा है जिससे हमें अभी निपटना होगा। देव ने कहा, जब उसने देखा कि अंध देवताओं की गतिविधियां अचानक बढ़ गई हैं। मैं तुम्हारे सुझाव को बड़ों के सामने रखूंगा। तुम्हारी आवाज़ तो है क्योंकि तुम जुड़वां देवताओं के चैंपियन हो, लेकिन डेमोस की सुरक्षा पहले आनी चाहिए। एस्केलर ने कहा, जैसे ही उसने देव के सुझाव पर गहराई से सोचा, लेकिन देव अभी भी उसे घूर रहा था। और कुछ है क्या, दोस्त? असला ने एक बार फिर अपने चंचल स्वर में पूछा। क्या आप मुझे अल्फहेम भेज सकते हैं? देव ने तुरंत पूछा, क्योंकि विश्व वृक्ष को बचाने के मिशन पर उसके पास केवल 80 दिन शेष हैं। तुम वहां क्यों जाना चाहते हो? एस्कालोर ने देव की ओर तिरछी निगाहों से देखते हुए पूछा। मुझे मुख्य दुनिया में स्थित विश्व वृक्ष को बचाना है। नियो अल्फाइम में स्थित विश्व वृक्ष। कोरोन और मैंने अनुमान लगाया कि किसी अंधकार में देवता ने इस वृक्ष को जहर दे दिया होगा। देव ने गंभीर स्वर में कहा। अगर आप वहां जा रहे हैं तो आप मेरे लिए दानिया नाम के एक व्यक्ति के लिए कुछ ला सकते हैं। असला ने कहा, और उसने कागज के एक टुकड़े पर कुछ लिखना शुरू किया और पत्र को एक रत्नजड़ित बक्से में रख दिया। यह क्या है? क्या ये तुम्हारे प्रेमी के लिए है या कुछ और? देव ने मजाक में पूछा, लेकिन एस्कालोर थोड़ा सा शर्मा गया, जिससे देव हैरान रह गया। वहां जाकर उसे ये दे देना। वह एक एल्डर ड्रॉइड है और हो सकता है कि वह तुम्हारी समस्या में तुम्हारी मदद भी करे। एस्केलर ने देव को डिब्बा देते हुए कहा। रुको, मुझे अभी भी पैन के पास जाना है। उस बूढ़े ने कहा था कि जब मुझे अजीबोगरीब या विचित्र जीव दिखे तो मैं उसके पास जाऊंगा। देव ने कहा। सच में, उस देवता का स्वाद जरूर अजीब होगा। एस्केलर बुदबुदाया, जिसे देव ने साफ साफ नहीं सुना। बूढ़े आदमी, तुमने अभी क्या कहा? देव ने पूछा। कुछ नहीं, बस एक बूढ़े आदमी की बुदबुदाहट है। जब तुम अल्फहाइम जाने के लिए तैयार हो जाओ तब मेरे पास आना। एस्केलर ने देव को भगाते हुए कहा। इक्वल्स 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 इक्वल्स। बूढ़े आदमी, पैन, क्या तुम यहाँ हो? देव चिल्लाया। मैं बहरा नहीं हूँ, तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, बच्चे। पैन ने देव की तरफ चिल्लाकर कहा। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे एक दिलचस्प जीव मिला है। हालांकि यह एक मरे हुए प्राणी जैसा है। देव ने कहा। ठीक है, तो इसे अभी बाहर निकालो। मैं देखना चाहता हूँ, पैन ने उत्तेजित स्वर में कहा। फिर देव ने शुद्ध स्पिरिट स्टोन निकाला और उसे सक्रिय कर दिया। शुद्ध स्पिरिट स्टोन प्रकाश कणों में बदल गया और देव के शरीर में समा गया। फिर उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन प्रकट हुआ। क्या आप जीवन भक्षक का नाम बताना चाहते हैं? नाम होगा चारोन। देव ने कहा। तुमने जीवन भक्षक का नाम कैरन रखा है। तुम्हारी आत्माएं एक दूसरे से बंध जाएंगी। ग्रेटर समन, चारोन, देव ने कहा, और खोपड़ी के प्रतीक के साथ एक जादुई चक्र प्रकट हुआ। देव ने अपने 3 अन्य सोलबाउंड्स को भी बुलाया ताकि वे अपने नए साथी से मिल सकें। चारोन का रूप अब भी वैसा ही था, लेकिन उसकी आभा में अब मृत्यु की प्रदूषित आभा नहीं थी। लगभग 2 फुट की ऊंचाई वाला वह छोटा सा लाइफ ईटर दूसरों को उत्सुकता से देख रहा था, मानो कोई बच्चा नए लोगों से मिल रहा हो। दिलचस्प, बहुत ही दिलचस्प, पैन ने कहा, और उसने चारोन को पकड़ लिया और इधर उधर चुटकी काटने लगा। पैन ने उसके हुड वाले लबादे को भी खींचने की कोशिश की।
उसने चारोन का हुड भी नीचे खींच दिया जिससे एक तैरती हुई खोपड़ी दिखाई दी जिसका कोई संबंध नहीं था। उसके शरीर के अंदर पूरी तरह अंधेरा था, लेकिन लाइफ ईटर को जांच का एहसास अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह सहज ज्ञान के चलते देव की ओर भागा।